रही है। चंद साल पहले कनाडा की स्टूडेंट से कमाई ही 1.5 थी। अब वो बढ़ के करीबन 10, 12, 15 बिलियन डॉलर हो गई है। बिल्कुल। हाँ। यहाँ इतनी सिर्फ फायदा स्टूडेंट से किसको कमाई है होती है कि कनाडा में। जिसके इनकम बिल्कुल लो है। हम्म। इनकम लो है उसको मजा है, उसको सब फ्री मिलेगा। वो गवर्नमेंट से मेडिकेड मिलता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का मेडिकेड होता है, न्यू जर्सी का होता प्रोफाइल या है, उनको पर्सनली फोन करो। पेंसिल्वेनिया का। घर की आस्किंग प्राइस होंगी 1.4 मिलियन और वो बेचेंगे 1.6 मिलियन में। बिल्कुल। हमेशा हमेशा ओवर आस्किंग पे जाएगी, ज्यादा। क्योंकि लेने वाला वो बंदा है ना जिसको पड़ी ही नहीं है पैसे की। जैसे कि गूगल है, बिल्कुल। फेसबुक है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यूएस में ही है, इनके सारे हेडक्वार्टर यहाँ पे है। तो यहाँ पर उसमें है अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। या फिट द डिसीज एक कर रहे हैं। बंदे को जानता हूँ, बांग्लादेश के अंदर ऑन्कोलॉजिस्ट था, कैंसर स्पेशलिस्ट, और करीबन 35 साल तक कैंसर स्पेशलिस्ट था, और यहाँ पे आके सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है। ओ माय गॉड। पहले तो तो घर पे काम करने के लिए भी, जो बेबी सिटिंग के लिए भी ला सकती थी, हम्म। लेकिन अब वो सब बंद हो गया है। है तो अगर अभी अगर यूएस आप सिटीजन को कोई यूएस सिटीजन अगर सेम पोजीशन पे आपको मिलता है तो फिर आपको यूएस सिटीजन को हायर करना पड़ता है। अगर यूएस सिटीजन का कोई आपको हायर नहीं हो पा रहा है, तब ही आप H1B को हायर कर सकते हो। तो गन वायलेंस का प्रॉब्लम तो है ही पूरे यूएस में, कि यहाँ पर गन बहुत ही कंपैरेटिवली बहुत ही इजीली मिलता है। और अगर आप कंपेयर करें कि किसी भी डेवलप कंट्री, तो एक अमेरिका ही, यूएस ही ऐसा कंट्री है जहाँ पर ऐसे गन इतनी आसानी से मिलती है, और कोई भी कंट्री में गन इतनी आसानी से नहीं मिलती है। हेलो दोस्तों, आज हम हमारी चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं कनाडा और यूएसए के उनका कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग लेंगे। एजुकेशन है, इमिग्रेशन है, रियल एस्टेट है, सेफ्टी है, और बहुत सारे टॉपिक्स है। तो उसके लिए आज हमने हमारी चैनल पर इनवाइट किया है भूपेंद्र सिंह रावल और प्रियंक खंसारा। तो सबसे पहले तो मैं पहला अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। तो आप हमारे चैनल पे अगर आ रहे हैं तो आपको पता होगा, हम तुम कनाडा लाइफ में हम बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं इमिग्रेशन रिलेटेड और कनाडा लाइफ के बारे में। तो बहुत सारे जो दोस्त थे उनको एक कंफ्यूजन रहता है कि जब वो मूव होना चाहते हैं इंडिया से अलग कंट्री में, तो उसमें कनाडा भी एक ऑप्शन है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया है। तो उस सीरीज में हमने एक कंपैरिजन सीरीज स्टार्ट करने का सोचा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि कौन सी कंट्री में हम मूव हो, क्या बेनिफिट रहते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। तो उसके बारे में हम बात आज करेंगे। कनाडा और यूएस के दोनों के साइड से हम कंपैरिजन करेंगे कि दोनों के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है अगर एज आप इमिग्रेशन मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहूंगा। तो राहुल साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले, फिर हम बात करेंगे प्रियंक जी से। हाँ, नमस्कार। मैं राहुल भूपेंद्र सिंह यूएस में करीबन 20 साल से रह रहा हूँ। पहले 10 साल मैं न्यू जर्सी में रहा, और 2014 से पेंसिल्वेनिया मूव हुआ हूँ। और मेरे यहाँ 5-6 स्टोर है, अलग अलग बियर के, और कन्वीनियंस स्टोर और गैस स्टेशन है। और वैसे मैं रिटायर लाइफ ही जी रहा हूँ। और गुजरात से मैं गांधीनगर जिला का मानसा गांव है, वहां से हूँ। और मेरी पढ़ाई लिखाई सब हुआ है बड़ौदा में। एमएस में मैंने बीकॉम किया है। थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। नो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल पर आए, उसके लिए हाईली अप्रिसिएशन। और प्रियंक सर भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। मैं पर्यंक अंसारा, और मैं यहाँ पर यूएस में करीबन 10 साल से रह रहा हूँ। और मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और यहाँ पे एक एजुकेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ। और गुजरात से मैं मेरी पढ़ाई और मेरा बचपन पूरा पालनपुर, बनासकांठा जिले, उत्तर गुजरात में हुआ है। और पिछले कुछ साल से मैं अहमदाबाद में रह रहा था, बिफोर मैं जब यूएस में आया तब तक। और
कनाडा का मुझे कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ दोस्त रह रहे हैं तो उनसे जानकारी मिली है, पर ज्यादातर मेरा यूएस में यूएस के बारे में ज्यादा मुझे पता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी अभी 2 साल पहले ही कनाडा में मूव हुआ हूँ 2021 में सितंबर में। तो अभी 2 साल सितंबर में कंप्लीट हो गए, एज अ पीआर मूव हुआ हूँ। और मैं भी जॉब करता हूँ एक इलेक्ट्रिकल कंपनी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक में, एज अ सेल्स इंजीनियर। तो चलिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर हमारा फर्स्ट टॉपिक पकड़े तो ये है इमिग्रेशन के रिगार्डिंग। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो हम डेमोग्राफिक से इसे देखेंगे। या हाँ, तो जैसे कि हम यहाँ पर बेसिक देख ले, तो पहले डेमोग्राफिकली हम अगर यूएस और कनाडा को कंपेयर करें, तो कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो आई थिंक 35 मिलियन के आसपास है। ये पुराना डेटा है, शायद 2-3 मिलियन अभी ज्यादा हो गई होगी। और यूएस की भी शायद 10-15 मिलियन ज्यादा होगी, इससे 320 मिलियन। तो अगर पॉपुलेशन का देखें तो आई थिंक कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो यूएस से काफी कम है। आई थिंक कनाडा की जो पॉपुलेशन है उससे 10 गुना ज्यादा पॉपुलेशन यूएसए की है। और अगर इमिग्रेशन वाइज भी देखा जाए तो यहाँ पर इमिग्रेंट अभी के हिसाब से 20% जो पॉपुलेशन है वो इमिग्रेंट है, जबकि यूएस में ये 13 to 14% है शायद। और आगे हम ये जो पे स्केल वगैरह है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर देखें यहाँ पर, तो इमिग्रेशन में सबसे पहला आता है कि भाई कितने इमिग्रेंट्स हर साल मूव होते हैं ये इस दोनों कंट्री में। तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से कनाडा में कुछ 400,000 यानी कि 4 लाख के आसपास इमिग्रेंट्स मूव हुए हैं 2022 में, लास्ट ईयर में, जो कि ये आंकड़ा दिखा रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट का है। और यूएस में हर साल शायद 1 मिलियन के आसपास लोग मूव होते हैं। पिछले लाइक 2020 में ये 1 मिलियन से कम हुआ था, वो आई थिंक कोविड के कारण शायद हो सकता है वो डाउन हुआ था, लेकिन वापिस वो बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टडी वीजा, वर्क वीजा और ये परमानेंट रेसिडेंसी, ये जो इमिग्रेशन अलग अलग तरह से लोग आते हैं, उसमें क्या क्या अलग अलग फायदे और नुकसान है दोनों कंट्रीज के। तो मैं परिंग भाई से पूछना चाहूंगा। परिंग भाई, आप स्टडी वीजा के बारे में बता पाएंगे यूएस में मतलब क्या रहता है, या वर्क वीजा के बारे में, कि अगर किसी को मूव बिल्कुल होना है तो क्या उसके क्राइटेरिया रहते हैं। बिल्कुल। तो पहले तो स्टडी वीजा के लिए आपको यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है, और डिपेंड करता है कि कैसी यूनिवर्सिटी है, और उसके हिसाब से वो आपको वीजा मिल सकता है। अगर बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है तो वेरी इजीली आपको वीजा मिल जाएगा। अगर कोई चिला चालू यूनिवर्सिटी है तो फिर मुश्किल हो सकती है वीजा मिलने में। यहाँ पर काफी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ज्यादा रेप्यूटेड नहीं है, तो काफी लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर वो कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, मगर वो बहुत ही महंगी होती है, और फिर यहाँ पर आके वो कोई लो लेवल यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, मगर ये वो लीगल नहीं है। काफी लोग ऐसा करते हैं मगर वो लीगल नहीं है। अगर उनको पता चलता है तो फिर वो वीजा कैंसिल भी कर सकते हैं। मगर अगर आपको जेन्युइनली यूएस में आना है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज है। वर्ल्ड में काफी टॉप रैंकिंग, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पर हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज है। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे वर्जीनिया में वर्जीनिया टेक है, वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है स्पेसिफिकली फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके अलावा एमआईटी है, वो भी बहुत ही काफी रेप्यूटेड है। तो ये सब यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है, और उनमें अगर आप एडमिशन लेते हो तो फिर बहुत ही इजीली आपको वीजा मिल सकता है, स्टडी वीजा का। और आप अगर आप आफ्टर यू कंप्लीट योर स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप H1B वीजा में कन्वर्ट हो सकते हो, जो कि वर्क वीजा है। और उसके लिए आपको
ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा जो कि आपको H1B स्पॉन्सर कर सके। अगर आपकी कंपनी आपको H1B स्पॉन्सर करती है तो आपको वो वीजा मिल जाएगा। और उसमें भी डिपेंड करता है वीजा वो एम्प्लॉयर का कितना रेपुटेशन है। अगर वो एम्प्लॉयर के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर वो उसमें भी वीजा में मुश्किल हो सकती है। मगर अगर आप बड़ी कंपनी में अगर जॉब लेते हो और वो H1 स्पॉन्सर करते हैं तो फिर आसानी से आप वर्क वीजा में कन्वर्ट हो सकते हो। और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ग्लोबल अगर हम रैंकिंग देखें तो टॉप 20 में 12 यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, जबकि कनाडा की सिर्फ 8 यूनिवर्सिटीज है टॉप 200 में। मतलब कि अमेरिका में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है एडमिशंस की एज कम्पेयर टू कनाडा। लेकिन अगर हम कॉस्ट की यहाँ पर बात करें तो एवरेज जो कॉस्ट है वो आई थिंक 33,000 एज पर द ये डेटा दिखा रहा है कि पर एनम इतना खर्चा होता है एक कोई भी कोर्स में, जबकि कनाडा में वो कुछ 23,000 के आसपास है। तो शायद कॉस्ट वाइज देखे जाए तो आई थिंक कनाडा में ये कम है। ये आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज कॉलेज की फीस बहुत ही ज्यादा है। और ये ज्यादा नॉट ओनली फॉर इंडियंस और एनी अदर कंट्रीज, ये अमेरिका में जो यहाँ पर जो पहले से रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है कॉलेज में एडमिशन लेना। उनको स्टूडेंट लोन भी लेनी पड़ती है और वो स्टूडेंट लोन अभी वो पेमेंट करने में भी काफी साल लग जाते हैं। तो यहाँ पर कॉलेज एडमिशन बहुत ही महंगा है कंपैरेटिवली कनाडा और एनी अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो लेकिन उसके सामने अगर देखें, अगर आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो कनाडा और अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में यहाँ पर वेजेस भी ज्यादा है। तो Obviously। बिल्कुल आपको वो कंपैरिजन करके आप डिसीजन ले सकते हैं कि यूएस में अगर आपको सेटल होना है तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। ओके। लेकिन जैसे ही आपने बताया कि एक बार आपका स्टडी कंप्लीट होता है उसके बाद आपको आई थिंक 3 इयर्स के वीजा मिलते हैं, जो सेम है शायद कनाडा में भी। तो उसके बाद क्या प्रोसीजर रहती है? जैसे कि अभी आप H1B वीजा में है, तो वो H1B वीजा कैसे मिलता है और उसके क्या प्रोसीजर है? क्या सबको सब स्टूडेंट्स को मिल जाता है या फिर कैसे वो कार्यरत रहता है वो? सब स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी होती है H1B में कन्वर्ट होने की। सबसे पहले तो आपका स्टडी अगर कंप्लीट होता है तो आपको 1 साल मिलता है जॉब करने पे। वो आप स्टूडेंट वीजा पर ही जॉब कर सकते हो टेम्पररी। और उसके बाद अगर आपका एम्प्लॉयर H1B स्पॉन्सर करता है तो फिर आप H1B में कन्वर्ट हो सकते हो। H1B के लिए एम्प्लॉयर को सब कुछ प्रोसीजर करना पड़ता है, उनको फाइलिंग करना पड़ता है। उसके लिए उसका पूरा फॉर्म और वो सब एम्प्लॉयर को रेडी करना पड़ता है। और जब वो फाइलिंग कंप्लीट हो जाए उनके लिए लेबर सर्टिफिकेट फाइल करना होता है। उनको दिखाना पड़ता है कि इतनी सैलरी हम दे रहे हैं। यहाँ पर हर स्टेट की एक रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से उनको मिनिमम वेजेस देना पड़ता है। उसके अगर वो नहीं दे पा रहे तो फिर H1B वो अप्रूव नहीं करते। तो उसके लिए पूरा काफी काफी सारे रूल्स एम्प्लॉयर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। और उसके एम्प्लॉयर को वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि एम्प्लॉय को एक वीक में 40 घंटे से ज्यादा वो काम नहीं करवा सकते। तो ये सब रूल्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं। और उसके बाद वो अगर वो वीजा एम्प्लॉयर की फाइलिंग में वो अप्रूव हो जाता है और अगर आप ऑलरेडी यूएस में हो तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो आपको I-797 का लेटर घर पे आ जाता है। वो आपका वीजा है। लेकिन उसके बाद अगर आप यूएस को बॉर्डर क्रॉस करते हो
तो फिर आपको स्टैंपिंग के लिए जाना पड़ता है। उसके लिए वो वीजा का इंटरव्यू होता है यूएस कॉन्सुलेट में, और वहां पे उसका स्टैंपिंग होता है। अभी यहाँ पर बात चल रही है कि यूएस, विद इन यूएस भी स्टैंपिंग शुरू करने वाला है। अभी तक कुछ शुरू हुआ नहीं है, मगर इस साल शुरू होने वाला है। तो फिर उसके बाद यहीं पे स्टैंपिंग हो सकता है। लेकिन इस वक्त अभी भी अगर आप यूएस से बाहर जाते हो तो फिर यूएस के बाहर से आपको कॉन्सुलेट में स्टैंपिंग करवा के उसके बाद आप यूएस में आप एंट्री ले सकते हो। अ, तो ये H1B का ये प्रोसीजर होता है यहाँ पर। और उसके बाद अगर आपको परमानेंट रेसिडेंट होना हो तो फिर परमानेंट रेसिडेंसी के लिए यहाँ पर अलग से फाइलिंग होता है। उसके लिए भी एम्प्लॉयर अगर आपको स्पॉन्सर करता है तो ही आप यहाँ पर वो परमानेंट रेसिडेंट्स हो सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर उनको एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है कि आप ये एम्प्लॉय को इस सेम पोजीशन पे आपको ये रिक्वायरमेंट है। अगर यूएस सिटीजन को कोई यूएस सिटीजन अगर सेम पोजीशन पे आपको मिलता है तो फिर आपको यूएस सिटीजन को हायर करना पड़ता है। अगर यूएस सिटीजन का कोई आपको हायर नहीं हो पा रहा है, तब ही आप H1B को हायर कर सकते हो। और उसके बाद उसका लेबर सर्टिफिकेट फाइल होता है। उसका दिखाना फिर से दिखाना पड़ता है कि आप इतनी मिनिमम वेजेस आप दे रहे हो, इतनी सैलरी आप दे रहे हो। और उसके बाद उसका फाइनल जो I-140 उसका है वो फाइल होता है। और उसके बाद आपको मिलता है वो प्रायोरिटी डेट, जो कि मंथ और ईयर, जैसे कि फरवरी 2011, फरवरी 2012, लाइक दैट। और फिर आपको वेट करना पड़ता है कि जब तक कब आपका वो प्रायोरिटी डेट करंट होता है, और तब आपको फाइनल I-485 फाइल करके आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। ओके। तो अगर हम देखें स्टूडेंट से लेकर पीआर की प्रोसेस, तो ये बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाएगी। आई थिंक बहुत सारे साल लग जाएंगे। बिल्कुल। एक बंदे को अगर इंडिया से मूव हो रहा है तो स्टूडेंट वीजा लेना, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप रहेगा H1B वीजा लेना, और उसके बाद जो है वो ग्रीन कार्ड या तो सिटीजनशिप का प्रोसेस है। तो हम राहुल जी से जानना चाहेंगे कि अगर उनके बहुत सारे बिजनेसेस है, तो कोई भी अगर बंदे को एज अ वर्क वीजा बुलाना है इंडिया से या तो कोई भी कंट्री से, तो उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं? कैसे हम ला सकते हैं यूएस में किसी वर्कर को, और उसके क्या रेगुलेशंस वगैरह है, प्रोसीजर्स क्या है? ऐसे वर्क वीजा पर तो अभी नहीं ला सकते। पहले थोड़ा छूट छाट था, लेकिन अभी तो वर्क वीजा पर लाना मुश्किल है लोगों को। फिर लेकिन ये जो हरियांग भाई ने कहा उसी तरह जो स्टूडेंट वीजा पर आए हैं और H1B लिया है तो उसको वर्क वीजा मिल जाता है। लेकिन स्पेशल वर्क वीजा पर इंडिया से यहाँ लाना मुश्किल काम है। वो तो ऑलमोस्ट सब बंद है, ऐसा नहीं पहले था, अब तो बंद है, ऐसा नहीं ला सकते। तो बहुत सारे एम्प्लॉइज जैसे कि आते हैं, पीसीएस हो गई या तो विप्रो हो गई, एलएनटी हो गई, जो इंडियन कंपनीज है, अपने एम्प्लॉय को यूएस में लाते हैं, तो वो किस तरह से आते हैं और उनकी क्या प्रोसीजर्स वो रहते हैं? उनका यहाँ ब्रांचेस होते हैं ना, वो टाटा कंसल्टेंसी का भी बहुत बड़ा काम यहाँ चल रहा टीसीएस, है। हाँ। तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसे। मतलब कि जो बड़ा हाँ एम्प्लॉयर है, आईटी कंपनीज है, या तो हाँ मतलब कि उनका हाँ, और उसकी requirement- ब्रांच इधर है, उसका यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स है, यहाँ काम बहुत चल रहा है, तो हम्म। वो लोग ला सकते हैं। लेकिन अ, हम ये छोटे मोटे बिजनेस वाले तो नहीं ला सकते ऐसे। तो पहले तो घर पे काम करने के लिए भी, जो बेबी सिटिंग के लिए भी ला सकते थे, हम्म। लेकिन अब वो सब बंद हो गया है। तो अभी अगर आपको अगर कहीं किसी को लाना है अपने घर में काम करने के लिए, तो आप इंडिया से नहीं ला सकते? ना, नहीं ला सकते। इवन आपके रिलेटिव्स हो उसको भी नहीं ला सकते, या फिर ब्लड रिलेशन? रिलेटिव में ब्लड रिलेशन है तो फाइल कर सकते हैं हम। ओके। हाँ, फादर मदर का है, ब्रदर सिस्टर का है,
अपने बच्चों का है, ऐसे ब्लड रिलेशन है तो फाइल कर सकते हैं, Otherwise नहीं। वरना तो नहीं ला सकते। तो हमारे साथ अनवर और भाई भी वो भी जुड़े हैं। हम, मानो कि मैं सिटीजन हूँ तो मैं मेरे भाई की फाइल रख सकता हूँ, ओके। मेरे मदर फादर की रख सकता हूँ, मेरे बच्चों की रख सकता हूँ। मैं सिटीजन हूँ तो जल्दी हो जाएगा। अगर मेरे पास ग्रीन कार्ड है तो उसमें बहुत देर लगती है, ओके। उसमें नहीं जल्दी आ सकते। ओके। ओके। तो हमारे साथ अनवर भाई भी जुड़े हैं आज। और अनवर भाई अपना खुद आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। वो कनाडा में बहुत सालों से रह रहे हैं और बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ की जो भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज वगैरह के बारे में। वो उनके भी साथ हम बात करेंगे। अनवर भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि अगर कनाडा में किसी को वर्क या स्टूडेंट वीजा पे आना है तो कितना आसान है, कितना मुश्किल है, क्या फायदे नुकसान है उसके। शुक्रिया रश्मिन भाई इनवाइट के लिए। प्रयांक भाई और बाबू, कैसे हैं आप? बस मजा। तो मैं करीबन पिछले 15 साल से कनाडा में हूँ। मैं सिटीजन हूँ यहाँ पे और मैं टोरंटो में रहता हूँ पहले से ही। जहाँ तक इमिग्रेशन की बात है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इमिग्रेशन में कनाडा सबसे इजीएस्ट है पूरे विश्व में अभी। इन्हीं हालातों में अभी कनाडा की गवर्नमेंट ने चंद महीनों पहले ही एक नोटिफिकेशन बाहर निकाला है जिसमें अगले 5 सालों में 1.5 मिलियन लोगों को बुलाना चाहते हैं वो लोग इमिग्रेशन के थ्रू। हर हर साल में 5 लाख के आसपास। हर साल में 5 लाख के आसपास, तो 15, ऑल टुगेदर 15 लाख लोग बुलाएंगे ये लोग। बिल्कुल। क्योंकि इनके जो डेटा है, जो पॉपुलेशन डेटा है उस हिसाब से जो उम्रदराज लोग हैं, उम्रदराज लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है। और अगले फ्यूचर प्लान के हिसाब से, फ्यूचर कैलकुलेशन के हिसाब से, अगले 15 से 20 सालों के अंदर यंग जनरेशन की वर्कफोर्स में बहुत ही ज्यादा अछत होने वाली है। और बिल्कुल। उसी को फुलफिल करने के लिए ये हमेशा पूरी दुनिया से, पूरे विश्व से, जैसे आप देखते हैं करीबन 190 या 95 मुल्कों के लोग यहाँ पे आके बसते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह, और इस मुल्क, जैसे आप जानते हैं, ये बहुत ठंडा मुल्क है, करीबन 8 महीना ठंड रहती है यहाँ पे। तो पूरी हम्म। की पूरी कंट्री, पूरी का पूरा मुल्क ही इम्पोर्ट बेस पे चलता है इस चीज़ों पे। हाँ, गर्मियों के मौसम में यहाँ के जो किसान हैं, गेहूं, मक्का, ऐसी कुछ फसलें उगाते हैं, लैंथिल, ऐसी कुछ फसलें उगाते हैं, लेकिन वो उसी तरह से इतनी पर्याप्त नहीं है जितनी कि पॉपुलेशन यहाँ से बढ़ रही है। करीबन 5 करोड़ लोग हो गए हैं अब यहाँ पे। हम्म। जहाँ तक बुलाने की बात है, स्टूडेंट्स यहाँ धड़ल्ले से आ रहे हैं। 2022 के सर्वे के मुताबिक 3,20,000 तो सिर्फ इंडियन स्टूडेंट थे कनाडा बिल्कुल। में। 3,20,000। बाकी के मुल्कों की तो आप गिनती ले लीजिए, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स है यहाँ पे। जैसे कनाडा में पैदा हुआ बच्चा हो या कैनेडियन पीआर होल्डर हो, जिसको एक सेमेस्टर की फी करीबन 4 या 5 हजार डॉलर है, उससे 3 गुना फी, 15 या 17 हजार डॉलर, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कोर्सेज और एजुकेशन स्ट्रीम दे आर इन, उनको इतना खर्चना पड़ता है। तो जब मैं चंद अभी मैं मेरे को जहां तक मेरी यादें जा रही है, चंद साल पहले कनाडा की स्टूडेंट से कमाई ही 1.5 बिलियन डॉलर थी। अब वो बढ़ के करीबन 10, 12, 15 बिलियन डॉलर हो गई है। बिल्कुल। हाँ। इतनी सिर्फ स्टूडेंट से कमाई होती है कनाडा को। तो कनाडा को दुगना फायदा है कि धड़ल्ले से लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे और इमिग्रेशन को भर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये पट्टा जहां हम रह रहे हैं, टोरंटो से लेकर न्यूयॉर्क, या ये जो पूरा पट्टा है, ये गर्म प्रदेश है पूरा कनाडा का। तो 80% आबादी यहीं रह रही है। बिल्कुल। जैसे रश्मिन भाई रहते हैं, वहां पे किसी को जाना ही नहीं है। वो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में कहीं को जाना नहीं है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में यूकोन वुकोन चले जाएंगे तो फिर वहां दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर बिल्कुल। आप बिल्कुल। चलते जाएंगे तो सीधा रशिया हिट करेंगे। तो बिल्कुल। वहां पे किसी को जाना नहीं है, क्योंकि वहां पे -60, -65, -70 रहता है वहां पे। किसी हम्म। को रहना नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट इमिग्रेशन निकाल रही है जिस हिसाब से, प्रोविंशियल वाइज निकाल रही है। राज्यों के अपने खुद के भी इमिग्रेशन प्रोग्राम से बहुत ही पीएनपी अच्छी अच्छी प्रोग्राम। सहूलत दे रही है। और बात यह है कि जो भी यहाँ पे आता है, जैसे आप कुछ भी पढ़े लिखे हो, आप प्लम्बर हो, फिटर हो, मैकेनिक हो, आपको वर्क परमिट यहाँ पे मिल रही है। बिल्कुल। ऑन्टेरियो थोड़ा सैचुरेटेड है, ऑन्टेरियो में इतनी मिल नहीं रही क्योंकि सभी लोग यहाँ पे आके बसते हैं। लेकिन आप अटलांटिक प्रोविंसेस में जाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा लोगों की खपत है। जैसे अभी एक प्रोविंस है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, यूकॉन। जो यूकॉन में अभी एक नई इमिग्रेशन पॉलिसी आई है कि वहां पे आप जा रहे हो तो आपको कोई भी 3 जॉब ढूंढना है, 3 वर्क लेटर देना है। फिर आप किसी के यहाँ घर का काम कर रहे हो, किसी की ग्रोसरी में आप झाड़ू पोछे कर रहे हो, किसी के फास्ट फूड रेस्टोरेंट में आप
सर्वर हो, ये 3 पेपर आपको रखना है यूकोन में, और एंड देन यू आर गोना गेट द पीआर। इतना इतना इजिएस्ट बना दिया इन लोगों ने यहाँ पे पीआर लेने के लिए, क्योंकि इनको आदमी चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह से है। और जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अब देखिए आप, आए दिन वीडियो आ रहे हैं इतने, जैसे आपको बताया कि 3,20,000 तो सिर्फ पिछले साल थे, इस साल का फिगर मेरे पास नहीं है। तो अभी मेरे पास यहाँ टोरंटो से करीबन 80-90 किलोमीटर दूर एक शहर है हैमिल्टन। उस शहर में मैकडोनाल्ड्स के लिए सिर्फ 2 वैकेंसी निकली थी, और करीबन 1,000 बच्चे लाइन में खड़े थे एप्लीकेशन के लिए। हाँ, वो लाइंस लगेगी और वो रील्स बहुत बनते हैं कि सिक्योरिटी हाँ गार्ड की एप्लीकेशन है, हाँ, तो हजारों लोग आ बात रहे यह है, हैं। कनाडा बुला तो रहा है लोगों को, लेकिन कनाडा के पास वो प्लान नहीं है लंबा कि क्या करना है। जैसे 1,000 लोग आ रहे हैं और रहने के लिए अपार्टमेंट 10 ही है, तो लोग कहाँ रहेंगे। बिल्कुल। और अभी एक रेंट न्यूज बहुत बढ़ चंद रहे हैं। दिनों, थोड़े दिन पहले एक न्यूज बड़ी आई थी कि जो अफ्रीकन कंट्री से जो पैदल चल चल के माइग्रेट होके आते हैं यहाँ से, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। हम्म। तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को भी ये वक्तव्य देना पड़ा था कि इस डेवलप मुल्क में लोग रास्ते पे सो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। बहरहाल मैं किसी को डराना नहीं चाहता इस बातों से, मैं सिर्फ एक हकीकत से वाकिफ कराना चाहता हूँ कि जो हाल फिलहाल जो चीजें हो रही है वो ऐसी नहीं है जैसी, मतलब आप कनाडा आएंगे तो सोने के स्वर्ग में आ जाएंगे या चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। मैं हमेशा से लोगों को कहता हूँ जो मुझे फोन करते हैं या पूछते हैं कि भाई कनाडा कैसा है, मैंने कहा देखो भाई, हिंदुस्तान छोड़ के आप कहीं भी चले जाओ, दुबई चले जाओ, मिडिल ईस्ट में कहीं चले जाओ, इंडिया अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अपने आप को नया पैदा हुआ बच्चा समझो वहां पे, क्योंकि लोग बिल्कुल। भी नए होंगे, आबो हवा भी नहीं होगी, सब कुछ नया होगा वहां से। आपको फिर आपका घुटनों से नया खड़े होकर जगह। चलना। ठीक है, कोई जानने वाला हो आपको तो थोड़ी शुरुआती हेल्प मिलेंगी, लेकिन वो शुरुआती हेल्प इतनी नहीं मिलेंगी कि आपको बेबी सीटर करे कोई। बिल्कुल So बिल्कुल। just make your mind prepare for all this harsh weather, harsh behavior of the people, harsh condition and every single thing. तो उसके हम्म। बाद फिर आप आगे जा सकते हैं। बहरहाल अ, आपके पास वहाँ कुछ भी नहीं है, बेशक आ सकते हैं। आप वहां से बनाए बनाए अच्छे से जॉब कर रहे हैं, महीने के 2-2.5 लाख बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता, घूमने आओ फैमिली के साथ, देखो यहाँ पे टिकना अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको, चले जाओ। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो यहाँ 25-25 सालों से हो, लेकिन कनाडा को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, आज तक नहीं कर पाए। वो बिल्कुल ऐसे अवसाद में जी रहे हैं कि भाई हम कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। नहीं, तो ऐसी अगर आपकी ऐसी दुर्दशा होनी है तो फिर कनाडा भी क्या है, मिट्टी ही है, बिल्कुल। आप कहीं भी रह सकते हैं। बस इतना मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद अनूर भाई, आपने डिटेल में बताया। अब हम बात करेंगे कि भाई जो यूएसए ग्रीन कार्ड है उसमें क्या प्रोसीजर रहती है। परेंग भाई और राहुल जी, आप बताएं कि क्या कितना टाइम लेता है। मैंने इसमें ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे बहुत पता चला कि इसमें बहुत सारा वेटिंग टाइम रहता है, 10-10 साल, 15 साल, 20 साल। तो ये क्यों इतना वेट टाइम रहता है और क्यों इतना टाइम लगता है, जबकि कनाडा लोगों को इंडिया से ही पीआर दे देता है। जैसे कि मैं इंडिया से ही पीआर होके आया हूँ, जबकि यूएस में आप वहां पर रुकने के बाद 10 साल रुकने के बाद भी उन लोगों को पीआर नहीं मिलता, और कई लोगों को मिल भी जाता है, जैसे कि परेंग भाई ने मुझे पहले बताया था। तो आप बताइए कि क्या प्रोसीजर है और क्यों इतना डिले है। बिल्कुल। तो फिर पहले तो ये ग्रीन कार्ड के जो प्रोसेस है, परमानेंट रेसिडेंसी की प्रोसेस है, वो अमेरिका में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शायद सारे डेवलप कंट्री में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो वो अमेरिका में है। और उसकी मेन मेन रीजन है उसका, वो है कंट्री कैप। सो अमेरिका ने हर कंट्री को एक कोटा दिया है, और हर साल अ, उन कंट्रीज में से सिर्फ उतने ही लोगों को वो ग्रीन कार्ड देते हैं, उससे ज्यादा वो ग्रीन कार्ड इश्यू नहीं करते। तो जैसे कि कोई अगर बांग्लादेश से आता है, कोई पाकिस्तान से आता है, कोई नेपाल से आता है, तो उनको आसानी से ग्रीन कार्ड हो जाता है, क्योंकि वहां से आने वाले लोग कम है। लेकिन इंडिया से आने वाले बहुत ही ज्यादा है। लाखों की नंबर में लोग इंडिया से हर साल आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर इंडिया की जो कंसल्टेंसी कंपनीज है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, वो लोग काफी लोगों को वहां पर इंडिया से यहाँ पर बुलाते हैं। और वो लोग सारे H1B पर यहाँ पर आते हैं, और फिर वो लोग सब ग्रीन कार्ड की लाइन में लग जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर इंडियन लोगों का बैकलॉग बहुत ही ज्यादा है। तो उसके इसकी वजह से ज्यादातर इंडियन लोगों को
काफी काफी वेट करना पड़ता है ग्रीन कार्ड इश्यू होने में। बट और ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये नेशनल वाइज बनाने का रीजन क्या है? मतलब ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि सबका एक प्रोसेस कर दे, एक पूल बना दे, जैसे कि कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री जैसा पूल है, और बिल्कुल, सबको वन बाय वन जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस ही सर्व किया जाए, ऐसा क्यों नहीं किया जाए गया, और ये नेशनलाइज कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? ये काफी पुराना रोल है यहाँ पर कंट्री कैप का, और उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर उसके लिए काफी फाइट हो रही है। और इसके लिए अभी 2 साल पहले एक वो ऑर्डिनेंस भी पास करवाया था हाउस में कि ये कंट्री कोटा हटाया जाए, और सिर्फ मतलब डजेंट मैटर कौन सी कंट्री से लोग आ रहे हैं, सबको एक 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 ही मतलब प्रोसेस से पास होना पड़े। तो मतलब कंट्री के हिसाब से सबको अलग अलग वेटिंग ना हो, सबका एक 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 ही वेटिंग हो। लेकिन वो रूल अभी तक सिर्फ ऐसा होता है कि एक बार हाउस में पास होता है तो यहाँ पर सारे रूल्स हाउस और कांग्रेस दोनों में पास होना पड़ता है। तो फिर ये रूल हाउस में पास होता है तो कांग्रेस में अटक जाता है, कांग्रेस में पास होता है तो हाउस में अटक जाता है। तो ये काफी सालों से ये चल रहा है, और इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक आया नहीं है। मगर यहाँ पर ये जो इमिग्रेशन वॉइस करके एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफी सालों से फाइट कर रहे हैं इसके लिए। और काफी यहाँ पर कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को कन्विंस कर रही है कि ये रूल हटना चाहिए, और उसके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल। तो राहुल जी, आप कुछ बता पाएंगे कि ऐसा क्यों है? मतलब वहां के डिप्लोमेट या जो पॉलिटिशियंस है वो ये चाहते नहीं कि इंडियन लोग ज्यादा ग्रीन कार्ड होल्डर बने, क्योंकि पारेख भाई ने जैसे बताया कि एक पार्लियामेंट सेशन में वो पास होता है और दूसरी जगह नहीं होता, दूसरे सेशन में, तो ऐसा क्यों? यहाँ कांग्रेस में को किसी और की बहुमति होती है, सेनेट में किसी और की होती है, तो ये क्या? सब होता है। आ, लेकिन जो ब्लड रिलेशन में आते हैं, हम्म। इमिग्रेशन पर जो ब्लड रिलेशन में आते हैं उनका तो पीआर हो जाता है। ओके। उनका तो यहाँ आते हैं, लाइक मैं आया, यहाँ आया, मेरे फादर इन लॉ ने मेरे वाइफ का फाइल किया था, इमिग्रेशन फाइल। तो हम सब आए, तो यहाँ आने के बाद एक महीने में ग्रीन कार्ड आ जाता है। ओ ग्रेट। जो कनाडा में पीआर बोलते हैं, तो यहाँ अमेरिका में ग्रीन कार्ड बोलते हैं। वो तो एक मानो कि जो ग्रीन कार्ड नंबर होता है वो हमारे पासपोर्ट में जो हमको वीजा मिलते हैं ना, उस पे लगा के ही देते हैं वो लोग। बिल्कुल। जो स्टैम्प दे लगाते हैं ना पासपोर्ट में वीजा का, तो उसमें जो नंबर होता है वही नंबर ग्रीन कार्ड का होता है। ओके। हाँ, तो वो तो इमिग्रेशन पर जो आते हैं, ब्लड रिलेशन में आते हैं, उनका तो ग्रीन कार्ड आ ही जाता है, एक महीने में अंदर आ जाता है। और जो ग्रीन कार्ड पर आते हैं तो वो 5 साल यहाँ रहेंगे, तो 5 साल में वो सिटीजन बनने के लायक हो जाते हैं। 5 साल के बाद वो उसका फॉर्म भरना पड़ता है, और बायोमेट्रिक सब हो जाता है, इंटरव्यू होता है, और ओथ लेके वो सिटीजन बन जाते हैं। और जो ग्रीन का सिटीजन जो कोई है और उसके साथ शादी करके कोई आता है, सिटीजन के साथ शादी करके जो कोई आता है, तो उनको 3 साल में सिटीजनशिप मिल जाती है। ग्रीन ग्रीन कार्ड तो तुरंत मिल जाता है सबको। बराबर बराबर। मतलब अगर ब्लड लेकिन रिलेशन है तो काफी इजी हो जाता है। हाँ, ब्लड रिलेशन है तो तुरंत ग्रीन कार्ड एक महीने में आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। घर तो पर आ इसीलिए ब्लड जाता है। शायद रिलेशन में हमारे यहाँ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर लड़का अगर यूएस सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर है तो शादी के उसके चांसेस ज्यादा, मतलब उसकी डिमांड ज्यादा रहती है हाँ, तो इंडिया में। ग्रीन कार्ड तो होल्डर है तो उसकी वाइफ को जो या हस्बैंड को थोड़ा देर लगता है। ओके लेकिन यहाँ सब अलग अलग कैटेगरी है। ओके ओके। तो सिटीजन की वाइफ है या उसके फादर मदर, तो उनको तो 1 साल में फाइल ओपन हो जाती है और वो आ जाते हैं।
और बिल्कुल फिर जो सिटीजन के अनमेरिड बच्चे हैं तो उनका थोड़ा देर होता है। सबका अलग अलग कैटेगरी, और सबसे लंबा समय होता है ब्रदर सिस्टर का, ओके। उसको F4 बोलते हैं। जो ब्रदर सिस्टर का वो 15 साल 15-16 साल तक फाइल ओपन नहीं होती है। लेकिन बराबर। मेरा ये फादर मदर और हस्बैंड वाइफ का जल्दी हो जाता जैसे मेरा मेरा भाई यहाँ पर सिटीजन है, लेकिन मैंने उसकी उसके हिसाब से मैंने फैमिली रिलेशन में वो फाइल नहीं किया है, क्योंकि वो उससे पहले मेरा एम्प्लॉयर बेस पे जल्दी आ जाएगा, क्योंकि वो ओके। ब्रदर सिस्टर में काफी टाइम लगता है। 15-16 साल लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अनूर भाई, हमारा प्रोसेस तो पता ही है, आप ज्यादा बता पाएंगे कि लोग पीआर होके ही आते हैं, और अगर यहाँ पर भी आने के बाद स्टूडेंट बन वीजा होने के बाद भी, वर्क वीजा एक्सटेंड करने के बाद भी, जब वो पीआर के लिए फाइल करते हैं तो ऑफिशियल टाइम 5 मंथ्स है। कई बार ज्यादा भी हो जाता है और कई बार कम भी हो जाता है। तो आप उसके बारे में कुछ बता पाएंगे, कितना फास्ट है और क्या प्रोसीजर्स है और कितना जल्दी हो जाता है, कितना इजी है? जैसे आपने बहुत शायद मैं कुछ गलती भी कर बैठूं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। स्टूडेंट वीजा जैसे आपके पास 2 साल हो तो 2 साल की अपनी स्टडी की तो 3 साल का आपको वर्क परमिट मिलता है। उस वर्क परमिट की कंडीशन ऐसी होती है कि आपने जो पढ़ाई की है उसी पढ़ाई की आपके पास एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए उसको रिलेटेड, या तो फिर आप कहीं और जगह काम कर रहे हो तो आपको मैनेजरियल जॉब होनी चाहिए। आप कहीं फिर वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट क्यों ना हो, आप मैनेजर होने चाहिए। बिल्कुल उस बेस पे आप आपका पीआर आपका सिटीजन आपका पीआर का एप्लीकेशन रख सकते हैं। पीआर के एप्लीकेशन, अब हमारे यहाँ टोरंटो के बारे में, मुझे आपके प्रोविंसेस के बारे में पता नहीं है, टोरंटो में तो ऐसा है कि आप एप्लीकेशन करो और एप्लीकेशन करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स आ जाए। डॉक्यूमेंट्स आने के बाद आप नायग्रा बॉर्डर, यहाँ नायग्रा बॉर्डर नजदीक है, वहां पे जाओ, वहां पे आपको फिर डिनाई करते हैं अमेरिकन एंट्री। देन यू टर्न अराउंड, यू कम बैक इन, एंड देन दे हैंड यू ओवर द पीआर। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ऐसी थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मेरे जहन की, अभी भी समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों करते हैं घुमा फिरा के, लेकिन इस टाइप से लोगों को पीआर देते हैं। तो दिस इज हाउ द बिल्कुल। पीपल गेट द पीआर हियर। और हाँ हाँ, गो अहेड। हाँ, नहीं चालू रखिए आप। हाँ, तो इस टाइप से है। बाकी की जैसे बापू ने बताया कि फैमिली बेस पे है, तो फैमिली बेस का तो पूरा अलग ही है। यहाँ पे माँ बाप को बुला सकते हैं। भाई बहन में ऐसा है कि भाई बहन अनमेरिड होने चाहिए, और अगर 18 साल से ऊपर बढ़ गए हो तो स्कूल या कॉलेज चालू होनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो 22 या 23 साल तक आप पढ़ते रहते होने चाहिए। उस संदर्भ में फिर आप अप्लाई कर सकते हैं अपने सिबलिंग्स को कनाडा बुलाने के लिए, तो यहाँ पे उनको पीआर मिल जाता है। लेकिन एज लिमिट 18 है, 18 के नीचे आप भाई बहन को बुला सकते हैं अपने माँ बाप के साथ, अगर जैसे आप बन गए यहाँ पर। तो ये बिल्कुल प्रोसेस है यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये तो हो गई पीआर की बातें। अगर अब हम सिटीजनशिप की बात करें तो राहुल जी ऑलरेडी सिटीजन है यूएस के, तो वो ज्यादा बता पाएंगे कि सिटीजनशिप की क्या प्रोसीजर रहती है, कितने साल पीआर होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए यूएस में, और क्या प्रोसीजर्स रहती है उसकी? है। जैसे कि मैं यहाँ आया तो ग्रीन कार्ड तो मुझे आते ही मिल गया था। तो 5 साल रहना पड़ता है, 5 साल। और 5 साल के बाद उसका फॉर्म आता है N-400 ऐसा कुछ है, तो वो ये फॉर्म भर के अप्लाई करना पड़ता है। और उसके बाद बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट सबका आएगा। फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 तो नहीं पूछते, लेकिन 10 क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। इसमें से 6 आप तुमको उसका जवाब आना चाहिए, तो फिर तुमको पास कर देते। वाह। फिर ओथ होता है, ओथ लेवल ओथ होता है। उसके बाद सिटीजनशिप का एक सर्टिफिकेट देते हैं ये लोग। और लैंग्वेज तो रिक्वायरमेंट रहती है कुछ क्या, इंग्लिश की, हम्म, या लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के इंग्लिश क्या कोई लैंग्वेज का हाँ, आपको इंग्लिश तो देना है? चाहिए यार, इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश में वो लोग टेस्ट भी लेते हैं। तुमको लिखना आता है वो भी टेस्ट करते हैं। और ओके। सवाल तो सब इंग्लिश में ही पूछते हैं। तो इंग्लिश तो आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। ओके। आ, और जो सिटीजन लड़का है या लड़की है उसके साथ शादी करके जो लोग आते हैं उनको सिर्फ 3 साल का ग्रीन कार्ड मिलता है। वैसे हम लोगों को 5 साल का ग्रीन कार्ड मिलता है, और 5 साल के बाद सिटीजन हो जाते हैं, एग्जाम वगैरह देके, इंटरव्यू सब देके। लेकिन सिटीजन के साथ जो लड़का लड़की शादी करके आते हैं उसको 3 साल का ही ग्रीन कार्ड देते हैं वो लोग।
और Okay. 3 साल के बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है। और उसके लिए दोनों को इंटरव्यू में जाना पड़ता है, अलग अलग रूम में बैठा कर इंटरव्यू लेते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कि सिर्फ शादी के ग्रीन कार्ड के लिए शादी किया है कि नहीं, ऐसा कुछ वो लोग चेक करते हैं। और सब जो मैरिज बेस पे आते हैं उनके तो सब फोटोग्राफ्स और सब वो लोग मांगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सिर्फ ग्रीन कार्ड लेने के लिए मैरिज किया है, ऐसा ना हो। तो इसलिए वो उसको ज्यादा चकास नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड भी होते होंगे, स्कैम भी होते होंगे, हाँ आते हैं सिर्फ ग्रीन कार्ड जिसके पास है उसके साथ शादी करके हाँ, वो पैसे नहीं लेते हैं शायद। हाँ, ऑन पेपर शादी करके आ जाते हैं लोग, फिर डिवोर्स ले लेते हैं, फिर दूसरी शादी करते हैं। ऐसा लोग ये ऐसा होता था पहले, बहुत होता था। इसमें काफी लोग तो फंस भी जाते हैं। ओके, तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। वो जो सिटीजन के साथ शादी करके आते हैं उनको तो फिर जल्दी वो सिटीजन भी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन फ्रॉड नहीं होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि फ्रॉड नहीं है। उसके फोटोग्राफ्स बहुत सब मांगते हैं ये लोग, जब अलग अलग बिठा के क्वेश्चन भी करते हैं, तो उसमें पकड़ा जाते हैं। और अनवर लेकिन भाई और पांच यहाँ साल पर के बाद तुमको सिटीजनशिप मिल जाता है, फिर तुम बिल्कुल फाइल कर सकते हो। तुम्हारे मैं सिटीजन हो गया तो मैं मेरे भाई की और मदर फादर का फाइल कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे आगे आगे हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर जो बॉर्न होता है, जो बच्चे बॉर्न होते हैं, वो ऑटोमेटिक सिटीजन हो जाते हैं। जैसे कि बाय हाँ, बर्थ। वो दोनों बेटियां ऑटोमेटिक को होते हैं, वो बॉर्न यहाँ पर बॉर्न सिटीजन हुए होते हैं। तो वो बॉर्न सिटीजन होते हैं। ये इलीगल इमिग्रेंट्स के में भी लागू होता है या फिर उनके लिए लागू नहीं होता ये रूल? इलीगल इलीगल, इमिग्रेंट्स में वो कभी कभी गवर्नमेंट यहाँ पर इलीगल को लीगल करने के लिए वो प्रोसेस करती है, तो काफी 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 टाइम पर वो कुछ इलीगल लोगों को वो जैसे कि कुछ इलीगल लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इलीगली काम कर रहे हैं, और होता क्या है कि वो लोग टैक्स भरते नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट ऐसा कुछ गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि ये लोग यहाँ पर वैसे भी रहने वाले हैं और ये लोग टैक्स भरने वाले नहीं है, इससे अच्छा है इन लोगों को लीगल कर दें। लीगल कर दे, तो उन लोगों को ये एटलीस्ट वो टैक्स भरना शुरू कर देते हैं। तो फिर बिल्कुल ये सोच के ये लोग कभी कभी कुछ इलीगल को लीगल कर देते हैं, और फिर उनको ग्रीन कार्ड अगर मिल जाता है तो फिर उसके बाद उन लोगों का सेम प्रोसीजर ऐसा, तो जैसे राहुल बापू ने बताया कि 5 साल के बाद वो सिटीजन भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और अनवर भाई इलीगल हमारा, बच्चों को भी सिटीजन, इलीगल बच्चा, अरे इलीगल का बच्चा इधर पैदा बॉर्न हुआ है तो वो तो सिटीजन हो जाएगा, हो ही जाएगा, बॉर्न हाँ सिटीजन तो हो जाएगा। लेकिन उनके माँ बाप को वो डिपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी होता है। ओ उसके बिल्कुल माँ बाप, ऐसा भी है क्या? हाँ, क्या डिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे केस तो वो कनाडा में भी पहले बहुत है। हमारे वीडियो में एक बात भी हुई थी ऐसी। हाँ, हमारा एक इलीगल इमिग्रेंट का एक और वीडियो था, हमने किया था। हाँ, हम यहाँ पर उसमें शेयर बात हुआ करेंगे उसको था। भी। हाँ, उसमें हमने बात की थी डिटेल में इसके बारे में। तो अनवर हाँ, भाई हमारा तो कैसा है सिटीजनशिप का, कैनेडियन सिटीजनशिप का, आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे दर्शकों को? हाँ, कैनेडियन सिटीजनशिप में ऐसा है कि 4 साल में आपको 3 साल यहाँ पे रहना है फिजिकली। हम्म, तो 3 साल फिजिकली रहने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप, बिल्कुल। सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको जैसे आप अप्लाई करेंगे, अब तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गई है, वरना पहले बुकलेट आती थी। और बुकलेट आती थी, लेकिन जब मैंने सिटीजनशिप की एग्जाम दी थी तो 20 सवाल होते थे। और 20 सवाल में से कुछ आपको 10 या 11 थे, मतलब 60-65% लाने थे। और सवाल भी इतने इजी होते थे कि भाई कनाडा का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है, या फिलहाल का प्राइम मिनिस्टर कौन है, टोरंटो का मेयर कौन है, कितने हम्म, प्रोविंसेस है कनाडा में, कितने टेरिटरीज है। तो इतने जनरल नॉलेज के सवाल होते थे। ओके अब ओके। चिको सिनेरियो पूरा बदल गया है। अब सिटीजनशिप की एग्जाम इतनी टफ हो गई है कि 20 सवाल में से, अगर मैं गलती ना कर रहा हूं तो 14 और 17 नंबर का सवाल कंपलसरी सही होना चाहिए। बिल्कुल और ऐसा है। उन हालातों में भी आपको और ऑल टुगेदर 15 या 16 सवाल सही, जवाब सही होने चाहिए। तो आप, और सवाल भी इतने डिफिकल्ट है कि भाई 18वीं सदी में या 19वीं सदी में क्या हुआ था यहाँ पे, वो फ्रेंच आए थे तो कौन सी गली मोहल्ले से होके आए थे, ओ बिल्कुल। उन्होंने किनको किसको मारा था पहले, ये ब्रिज किसने बनवाया था, फिर किसने तोड़ दिया था, फिर ऑफिस किसने बनवाया था। तो बड़े ट्रिकी सवाल पूछते हैं।
तो पूरी हिस्ट्री को खंगालना पड़ता है, वो बुक को पूरा मतलब चाट जाना पड़ता है, तभी आप पास होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फेल हुए हैं। अभी बिल्कुल उन्होंने चेंज किया है बहुत। और जब हमने सिटीजनशिप की एग्जाम दी थी तो फीस थी करीबन $145, अब $700 हो गई है। बराबर। तो तो ये जो ये, पीआर है उनके लिए है, मतलब पीआर होने के बाद आप 3 साल आपको रुकना है, ना कि हाँ स्टूडेंट। हाँ, मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी। मैं पीआर, वंस यू गेट द पीआर देन यू हैव टू फिनिश योर 3 years एंड देन यू आर एबल टू गेट द सिटीजनशिप। बिल्कुल बिल्कुल। या स्टूडेंट का तो पूरा मतलब पूरी सिनेरियो अलग है। स्टूडेंट का मतलब जैसे मैंने बताया, वो बॉर्डर पे जाना है, उसके बाद पीआर मिलेगा, फिर 3 साल निकालोगे, साथ आप खत्म करोगे आपके 3 साल, उसके बाद आप एप्लीकेशन करोगे। जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, जो इलीगल यहाँ पे आए हैं उनके बच्चे पैदा होते हैं तो मतलब वो बाय बर्थ नेचुरलाइज सिटीजन हो गए। हम्म। लेकिन अगर उनके माता पिता का केस चल रहा है तो माता पिता को डिपोर्ट कर सकती है कनेडियन गवर्नमेंट। और फिर जब बच्चा 18 साल का होता है तो फिर वो आता है और फिर माँ बाप को स्पॉन्सर करता है कि मुझे मेरा माँ बाप चाहिए यहाँ पे, फिर माँ बाप बराबर। यहाँ पे आते हैं। ओह ग्रेट। तो ऐसा भी हुआ है और ऐसा होता भी है। बराबर तो बराबर। बड़ी सिस्टम बड़ी सीधी है, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है नहीं, क्योंकि इनको आदमी चाहिए और बंदा एक बार कोई लीगल कॉम्प्लिसिटी में हो ना, कोई कहीं पे फंसा हुआ ना हो, कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। जो ये लोग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आप सही तरीके से उसको डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो तो दे डोंट हैव एनी सिंगल प्रॉब्लम टू गिव यू सिटीजनशिप। बिल्कुल। तो इमिग्रेशन का तो हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन किया, शायद बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लिया, 30-40 मिनट हो गए। अब बाकी के टॉपिक हमें थोड़े जल्दी करने होंगे, तो बात नेक्स्ट करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट में एक बार हम यहाँ पर आ तो गए, उसके बाद मतलब जॉब किसी को भी चाहिए, अगर वो स्टूडेंट हो या तो वर्कर हो या तो पीआर हो या सिटीजन हो। तो अगर हम कनाडा की बात करें पहले, तो उसका भी जो आप डेटा यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 से 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है पिछले 5 सालों में। और ज्यादातर लोगों को जॉब मिल जाती है। लेकिन फिलहाल जो हालात हुए हैं कई जगह ऐसे, अनवर भाई ने बताया कि पूरी लाइन लग जाती है। तो आप अनवर भाई टोरंटो या जीटीए या तो कि ओंटारियो का बताइए कि क्या हाल है एम्प्लॉयमेंट का। और लोग काफी वापिस भी जा रहे हैं, ऐसा भी मैंने सुना है कि कनाडा में आने के बाद वापिस भी जा रहे हैं जॉब ना मिलने की वजह से। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद स्टूडेंट बहुत सारे सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं, ये भी सुना है मैंने। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए ताकि लोगों को पता चले कि भाई यहाँ पर रेड कारपेट किसी ने आपके लिए नहीं बिछाई, आप आए यहाँ पर आ गए तो आपके लिए सब रोजी नहीं है। यहाँ पर आने के बाद भी आपको इतनी मेहनत करनी है, क्या है एम्प्लॉयमेंट और जॉब के लिए क्या है। अगर किसी को जॉब लेनी है तो फील्ड की जॉब में क्या क्या लगता है, और जॉब में क्या लगता है, उसके बारे 15 साल में। पहले मैं आया था तो चौथे या पांचवें दिन एक गवर्नमेंट की ऑफिस में गया था। मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स, इंडिया के डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट को अपग्रेड कर मतलब यहाँ पे कैनेडियनाइज कराने, कनाडा के अटेस्ट कराने के लिए गया था। तो जो बंदा मेरा ऑफिसर था उसने मुझे बताया था कि इन कनाडा फाइंडिंग अ जॉब इज अ जॉब इटसेल्फ। जॉब यस। ढूंढना ही यहाँ कनाडा में भी एक जॉब है। तो ये 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो अब तो सोच ही लीजिए सिनेरियो क्या होगा। बिल्कुल। बहरहाल बात यह है कि जैसे बताया मैंने आपको कि कनाडा सब में ओंटारियो सबसे ज्यादा सैचुरेटेड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। हम्म। सब सब जुड़े हुए हैं, ब्रैम्पटन और मिसिसागा, ये वो पूरा सब कुछ। जो भी लोग उतरता है यहाँ पे सीधा पहले उतरता है, अगर बिल्कुल। कोई मजबूरी ना हो कहीं और उतरने की तो। और जिस हिसाब से मैंने बताया, इतने सारे स्टूडेंट्स है जो मतलब छोटे मोटे जॉब है, जो अनस्किल्ड लेबर के जॉब है, उसमें तो ऐसा है कि अगर एक वैकेंसी होंगे तो सवेरे आपको 1,000 लोग बाहर मिलेंगे ही मिलेंगे। इन टर्म्स ऑफ क्वालिफाइड जॉब्स आर कंसर्न, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेवलपर है, ये है वो है, उसमें भी लोग आ रहे हैं। लेकिन आ तो रहे हैं, लेकिन जैसे बहुत सारों को ले ऑफ मिल रहा है, बहुत सारों को जॉब चली जा रही है, बहुत सारे बेचारे आके फिर उबर चला रहे हैं यहाँ पे। या द डिसीज एक कर रहे हैं। बंदे को जानता हूँ बांग्लादेश के अंदर, ऑन्कोलॉजिस्ट था, कैंसर स्पेशलिस्ट, और करीबन 35 साल तक कैंसर स्पेशलिस्ट था, और यहाँ पे आके सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है। ओ माय गॉड। हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं, बिल्कुल। बहुत सारे मेरे पास लोग हैं। मैं एक बंदे का मैंने करीबन 8 या 9 महीने पहले उबर ली थी। तो दोस्त के घर पे गया था और वहां से मैंने उबर ली थी। तो उबर लेके आया, बैठा था मैं, आई एम सॉरी, बैक टैक्सी ली थी मैं, यहाँ पे लोकल टैक्सी है, बैक टैक्सी, उबर नहीं ली थी। तो बैक टैक्सी के ऊपर पीछे कुछ बुकें पड़ी हुई थी, मोटी मोटी बुक्स। तो बस ऐसे ही मैंने थोड़ा टॉकेटिव हूँ तो मैंने पूछ लिया बंदे को कि मैंने कहा सर, मैंने इफ यू डोंट माइंड, मैं आस्क यू क्वेश्चन। उसने बोला जी बोलिए पूछिए। मैंने बोला आप कुछ रॉकेट साइंस वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि पूरी साइंस की किताबें पढ़ी है। बंदे का कहना था कि मैं रशिया में रॉकेट साइंटिस्ट था ओ। और यहाँ पे आके मैं टैक्सी चला रहा हूँ। बिल्कुल। बट ये क्यों है, ये भी आप दर्शकों को बताइए कि जो रेगुलेटेड प्रोफेसर है यहाँ पर
वो लोग हाँ क्यों टैक्सी चला रहे हैं और क्यों डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट है या तो कि ये रॉकेट साइंटिस्ट देखिए है ये को टैक्सी चलाने देखिए पड़े, उनका रीजन क्या है? इसका इसकी वजह यह है कि कनाडा इमिग्रेशन कंट्री है, इमिग्रेंट कंट्री है। तो अब देखिए हर किसी को, हर कोई बाहर से ही आ रहा है ज्यादातर, हर किसी को अपने बैक होम के स्किल पे या एजुकेशन पे अगर जॉब देने लगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ताला मारना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इन्होंने सिस्टम ही ऐसी बनाई है कि पहले आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे ये लोग, यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ हियर। डॉक्टर को 5 साल पढ़ना है, अब बेचारा 5 साल पढ़े, अपने आप को अपना रेंट भरे या अपनी फैमिली को सस्टेन करे। तो ज्यादातर लोग वो ड्रीम को गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो आते हैं बेहतर फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए। बहुत सारी कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं अपने बच्चों के लिए, तो पहली जनरेशन में आके बेचारे वो तो स्ट्रगल करना ही करना है उनको। कुछ होते हैं जो थोड़ा कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही गिव अप कर देते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो बेचारा सिक्योरिटी कर रहा है या कोई टैक्सी चला रहा है। तो बहुत सारे, मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल जो हाईली स्किल्ड है, बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, डॉक्टर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है, इंजीनियर्स है, मैकेनिकल इंजीनियर्स है, केमिकल इंजीनियर्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है, और बेचारा और जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो एक 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 मिस्टर बीजान है मेरे पहचाने वाले, तेहरान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे हिस्ट्री के, वो भी यहाँ सिक्योरिटी कर रहे हैं। ओह मैन। तो हाँ, मेरे सब दोस्त है, तो उनके साथ बातें होती है मेरी, और बातें मेरे साथ करते हैं। तो मतलब उनके साथ बातें करना, मतलब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी साधु के साथ बैठे हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें चलती है, लेकिन बेचारे जॉब वही कर रहे हैं, सस्टेन, अपने आप को सस्टेन करने के लिए। तो बात यह है, और यही एक वजह है कि कनाडा आपकी बैक होम की स्किल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। क्योंकि अगर रिकॉग्नाइज करना पड़े तो फिर यहाँ के बच्चे जो पढ़ के निकले वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो दोनों तरफ से उनकी इनकम भी बंद हो जाएंगी, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को ताला मारना पड़ेगा, और जो बंदे आ रहे हैं वो चले जाएंगे अंदर, इस टाइप से। तो ये दिस इज द बिगेस्ट इश्यू रियलिटी। मतलब जॉब लाना लेना बहुत ही मुश्किल है कनाडा मुश्किल में। है। प्रैंक भाई के साथ, प्रैंक भाई ने अभी बताया, एक्चुअली अभी तो पिछले 3 महीने पहले ही कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम दाखिल किया है कि अमेरिकन सिटीजन या अमेरिका में कोई काम करने वाला उसको 3 या 5 साल की वर्क परमिट दे रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। हाँ। और वो यहाँ पे आ रहे हैं, और लोग पता नहीं, लोग मुंह इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका में हेल्थ केयर फ्री नहीं है, यहाँ पे हेल्थ केयर ज्यादातर चीजें फ्री है यहाँ पे, डेंटिस्ट और या 2-3 चीजों को छोड़ के। तो लोग हेल्थ के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे माइग्रेट हो जाते हैं। लोग अलग अलग कारणों से आते हैं यहाँ पे, लेकिन आ रहे हैं लोग। मैंने ये भी पढ़ा अभी थोड़े दिन पहले कि अमेरिका से अच्छे खासे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे भी हाँ, कुछ दोस्त है, जैसे कि एक हमारे रिलेटिव में एक डेंटिस्ट है, तो डेंटिस्ट को भी अगर यहाँ अगर इंडिया से आते हैं तो उनको 4 एग्जाम क्लियर करनी होती है, हाँ बिल्कुल। और वो बहुत टफ है। और फार्मासिस्ट वो या हाँ उनको मेडिकल फील्ड में तो बहुत ही ज्यादा पढ़ना है यहाँ पे, मतलब अपने आप वो को बहुत अपग्रेड ही करे बिना टफ है लेंगे ही नहीं ये लोग। तो हालांकि ज्यादातर मेडिकल लोग फील्ड में गिव अप सबसे कर ज्यादा देते लोग हैं। चाहिए यहाँ पे, मेडिकल में सबसे ज्यादा लोग चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल। हाँ, हेल्थ केयर हमारा बहुत ही वेटिंग टाइम बहुत डामाडोल ज्यादा है। है। तो अब हम यूएसए की साइड से सुनेंगे राहुल जी और प्रवीण भाई से कि भाई वहां पर एम्प्लॉयमेंट के क्या हालात है, जॉब करना कितना इजी मुश्किल है, और क्या हालात है वहां पर। जॉब के लिए यहाँ पर अगर आप पढ़ लिख कर आते हो यूएस में, तो आपके पास बहुत ही सारे अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि मैं टेक्नोलॉजी फील्ड से हूँ, तो मुझे ज्यादातर टेक्नोलॉजी की फील्ड में पता है। लेकिन अगर आप आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो, तो फिर अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टडी करके आए हो इंडिया से, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी कंपनियां, सारी बड़ी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी के, जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यूएस में ही है, इनके सारे हेडक्वार्टर यहाँ पे है। तो यहाँ पर उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पर अगर आप इंडिया से इंजीनियरिंग किया है आपने, तो फिर यहाँ पर वहां पर अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री ही है, यहाँ पर वहां पर इंडिया में बैचलर्स डिग्री को ग्रेजुएट बोलते हैं और मास्टर्स डिग्री को पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं। यहाँ पर बैचलर्स डिग्री को अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं, और मास्टर्स डिग्री करते हो तो उसको आप तब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीएचडी होता है। लेकिन यहाँ पर इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली हमारे आईटी डिपार्टमेंट में यहाँ पर बैचलर्स डिग्री
इनफ है। यहाँ पर मास्टर्स करने की जरूरत होती नहीं यहाँ पर। जैसे कि मेरे खुद की बैचलर्स डिग्री है वहां से, इंडिया से। और यहाँ पर जब आप आते हो तो फिर वहाँ की डिग्री, वहां पर आप क्या स्टडी करके आओ तो आपको यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट लाना पड़ता है। और वो ट्रांसक्रिप्ट से वो यहाँ पर मैच करता है कि यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है तो उसके हिसाब से कोर्स में क्या डिफरेंस है, क्या उस हिसाब से वो सफिशिएंट है या नहीं। तो मेरा यहाँ पर वहां पर इंडिया से जो मैंने बैचलर्स डिग्री की है तो वो यहाँ पर की बैचलर्स डिग्री से कंपेयर होता है। तो फिर मैं इक्वल टू अंडर ग्रेजुएट यहाँ पर, यहाँ की जो बैचलर्स डिग्री है मैं उसके लेवल पे ही हूँ यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर आईटी फील्ड में काफी जॉब्स है जो मास्टर्स डिग्री रिक्वायर नहीं करती है, और काफी जॉब ऐसी भी है जो इवन ग्रेजुएशन भी रिक्वायर नहीं करती है। आपके पास अगर आईटी फील्ड का नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको यहाँ पर जॉब मिल सकता है। लेकिन बाकी के फील्ड जैसे कि मेडिकल में, तो मेडिकल के अंदर आपको मास्टर्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास मास्टर्स ऑफ डॉक्टरी, एमडी या एमएस की डिग्री नहीं है तो फिर आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते यहाँ पर आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो काफी फील्ड ऐसे है जहाँ पर आपको मास्टर्स डिग्री यहाँ पर करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जॉब की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर डेवलप कंट्रीज। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। बिल्कुल। और नॉन स्किल्ड वर्कर्स की बात करें भूपेंद्र जी, तो आपके बिजनेस है, स्टोर्स वगैरह है, तो आपको ज्यादा पता रहेगा। नॉन स्किल में ऐसा है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस और तुम्हारे स्किल, तुम्हारी जो काबिलियत के ऊपर आपको जॉब मिलती है और प्रमोशन भी ऐसे मिलते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि मैं एक कंपनी में जॉब करता था, तो वो भरूच में एक बीकॉम किया हुआ था, सिर्फ बीकॉम, लेकिन ये यहाँ सुपरवाइजर थे, मशीनरी विभाग संभालते थे। तो उसमें ऐसा नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है, उसको आना चाहिए, सब स्किल होनी चाहिए, आपको स्किल होनी चाहिए। मैट्रिक पास है, 12 पास है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस है, उसको आता है, उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो उसको मैनेजर भी बना देते हैं। और मैंने ये सुना है कि यूएस कंपेयर टू कनाडा, वहां पर ज्यादा लोग वर्कहोलिक है और ज्यादा मतलब काम करते हैं, ऐसा काम है यार, काम बहुत करते हैं और ओवर टाइम भी बहुत करते हैं। अभी अनवर भाई ने बताया ना, ऐसे तुमको क्या कि तुम इंडिया में जो पढ़े हो वही जॉब चाहिए तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अगर तुम वहाँ लॉयर हो, एलएलबी पढ़े हो, लेकिन यहाँ तुमको ऐसी जॉब नहीं मिलेगी। वहाँ डेंटिस्ट हो तो यहाँ आके पढ़ना पड़ेगा, वहाँ तुम डॉक्टर हो यहाँ आके भी पढ़ना पड़ेगा, तो मिलेगा, तो रेसिडेंसी करना पड़ेगा, ऐसा मिलेगा। लेकिन हम दूसरी जो अनस्किल्ड लेबर में ऐसा नहीं है, उसमें तो तुम्हारी अपनी कैपेसिटी और तुम्हारी सीखने की जो इच्छा होती है, उसके ऊपर से तुमको मैनेजर तक बन सकते हो। बिल्कुल। और कितना भी कमा सकते हो, और ओवर टाइम भी बहुत मिलता है। हमारे एक रिलेटिव है, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, और वहाँ उनका काम भी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं था। यहाँ वो टीजे मैक्स में काम करते हैं, इतना ओवर टाइम करते हैं, बहुत कमाते हैं। बराबर। और क्या है कि तुमको कुछ भी काम, कोई भी काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, और कोई भी काम करने की जो तैयारी है, तो यहाँ काम मिलता ही है। हमें तो एम्प्लॉय नहीं मिलते हैं अभी तो। बट ऐसा है क्या, जैसे कि अनवर भाई ने बताया कि टोरंटो में पूरी लाइन लग जाती है मैकडोनल्ड की जॉब के लिए, ऐसा यूएस में है क्या? नहीं, यहाँ तो एम्प्लॉय नहीं मिलते हैं। हाँ, मेरे 6-7 मेरे 3 लड़के और ये 7-8 स्टोर चलाते थे, एम्प्लॉय नहीं मिलते हैं। हमें तो एम्प्लॉय की जरूरत है, तो ऐसी लाइन यहाँ नहीं लगती। यहाँ तो कोई भी काम करने को तुम तैयार हो तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी।
ये जो स्टूडेंट आते हैं तो हमारे स्टोरों में काम करते हैं। ये अभी ये जो इंटरव्यू के लिए मैंने मेरे एम्प्लॉई है, एक लड़की है साउथ इंडियन, तो उसको मैं उसके साथ मैं बात कर रहा था कि तुम क्या कोर्स लेके आई हो। तो 2 साल का या 1.5 साल का जो मास्टर का कोर्स होता है, तो वो उसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं और $30,000 फीस है। तो वो कहाँ से निकालेगी? तो वो हमारे स्टोर में काम करती है। तो एवरेज अगर हम पकड़े तो एक अनस्किल्ड वर्कर जो अगर स्टोर में काम करते हैं वो कितना कमा लेता है अगर मंथली गिने तो? मैं वो स्टेट वाइज अलग अलग होता है मिनिमम वेजेस। न्यू जर्सी में ज्यादा है, हमारे यहाँ थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी एक वीक में $400-500 एक वीक में कमा लेते हैं। तो महीने में 1,600 से 2,000 तक वो लोग कमा सकते हैं। बराबर है। और अनवर भाई हमारा क्या सीन है यहाँ पर, कनाडा में कितना कमा लेते नहीं, हैं? देखिए, ये बात डेमोग्राफी की भी होती है ना। कनाडा विश्व का दूसरा नंबर का विस्तार की दृष्टि से बड़ा मुल्क है, लेकिन आप देख लो ना, कुछ प्रोविंस तो खाली कम पड़े हुए हैं। बिल्कुल, जैसे हमारा मैनिटोबा हाँ, खाली कम पड़े हुए हैं। तो फिर जहाँ चीजें खाली कम हो, वहाँ जॉब इंसान ही रहते तो वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी का तो कोई सवाल ही नहीं होता। बिल्कुल, जैसे कि यूएस में अमेरिका शायद 1 मिलियन की जो पॉपुलेशन है वैसे 10 या 15 सिटीज है, और यहाँ पर वही मैं हमारे बोल रहा साथ हूँ, 3 या 4 ही सिटीज ऐसे जहाँ पर 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है। अमेरिका में आप किसी भी प्रोविंस में चले जाओ, आपको वहाँ पे बिजनेसेस मिलेंगे, आपको वहाँ पे हर चीजें मिल जाएंगी। तो फिर जाहिर सी बात है कि लेबर मार्केट की डिमांड भी रहेंगी। हमारे यहाँ तो जैसे मैंने थोड़े वक्त पहले बताया, थोड़ी मिनटों पहले बताया कि पूरा का पूरा पट्टा इसी जगह पे रहता है। 80% कनेडियन यही रहते हैं, बस यहीं पे बसे हुए हैं। अब सवेरे निकल के दुकानदार और चिल्लाएंगे कि भाई मुझे एक आदमी चाहिए, तो 50 आदमी दौड़ चले आएंगे। बात ये है कि नहीं? तो ये चीज है। तो डेमोग्राफी का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है चीजों का, और उस हिसाब से फिर अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही होती है। लेकिन जैसे पिछले 3 सालों में तो मतलब बहुत ही खस्ता हालत हो गई है यहाँ पे। जिस हिसाब से लोगों को जॉब के लिए, मैंने अभी कैनेडियन एक बंदे ने, यूट्यूबर ने एक यूट्यूब उतारा, यूट्यूबर चल रहा था, तो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट प्लास्टिक की थैली ओढ़ के ब्रिज के नीचे सो रहा है। हाँ, देखा था हमने, बिल्कुल। देखा आपने वीडियो? क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। कॉलेज जाएगा, फिर या नौकरी करेगा, अपने रेंट भरेगा। बेचारे माँ बाप के पास से इंडिया से जमीन जायदाद गिरवे रख के या बेच बाच के आते हैं, पहला सेमेस्टर भर के, फिर बोलते हैं अगला सेमेस्टर से हमारे 25-30 हजार डॉलर हम भर लेंगे। लेकिन वो लाएंगे कहाँ से जब जॉब ही नहीं है बंदों के पास? फिर उसी हालातों में फिर आपने देखा होगा आए दिनों, हर महीने आपको खबर मिलती होगी 10 से 15 लड़के हार्ट अटैक की वजह से मर गए। क्योंकि वो 19-20 साल के लड़के माँ बाप भेज देते हैं यहाँ पे, या वो आ जाते हैं यहाँ पे इस कमसिन उम्र में, बेचारे स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते, तो या तो वो ड्रग्स बन जाते हैं, या सुसाइड कर लेते हैं, या दे एंड अप इन समवेयर एल्स वेयर दे शुडंट बी। तो ये सब चीज, तो इसी बात की डिबेट चल रही है। लेकिन हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर अभी थोड़े दिन पहले बदला, उसका कल वक्तव्य आया कि हमारा कोई प्लान नहीं है इमिग्रेशन जो सिस्टम है उसमें चेंज करने का। सो दे नीड अ पीपल, but they don't have a concrete plan that what needs to be done in order to sustain every single person. तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एवरेज जो सैलरी अगर आप गिने 60,000 कनाडा में, तो यूएस में वही 80,000 पर ईयर है। मतलब कि जो एवरेज पर्सन अगर कनाडा में कमा रहा है उससे 33% वो ज्यादा कमा पा सकता है। कनाडा का नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि कनाडा में डबल टैक्सेशन है। जो आपको सैलरी मिल रही है उसमें भी टैक्स लग रहा है, और उस जो बची हुई सैलरी से आप कुछ बाय करने जा रहे हो उसमें भी टैक्स लग रहा है आपका। बहरहाल उन हालातों में आपकी बहुत सारी फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट देती है। जैसे आप यहाँ से 7,000 किलोमीटर गाड़ी चला लो, आपको रोड भी सही मिलेंगी, आपको फैसिलिटीज भी सही मिलेंगी। आप किसी भी रात के अंधेरे में कहीं से कॉल करो तो एयर एम्बुलेंस भी आ जाएंगे, नीचे की एम्बुलेंस भी आ जाएंगी, पुलिस भी आ जाएंगे। सो देयर इज अ वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, बट दैट्स डेवलप्ड नेशंस फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन बात ये भी है कि फिर सस्टेन भी नहीं होना चाहिए ना। लोग मिनिमम वेज का जो मिनिमम वेज है उस हिसाब से लोग नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं। लोग डबल जॉब भी कर रहे हैं, डबल टैक्सेशन में, जैसे ब्रैकेट सिस्टम बनाई है हमारे पे की। बंदा 1 लाख रुपए बना रहा हो तो उसको कट कुटा के उसके जेब में 62 से 65 हजार डॉलर आ रहे हैं, बाकी के 35 हजार टैक्स में चले जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। मतलब आप जिस भी जो भी आपके देखने वाले हैं उनको इतनी चीजें, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे कुछ लाल जाजम तो है नहीं। आना है तो अपनी खुद की स्टडी करके, अपने आप को अपग्रेड करके,
मेंटली आपको प्रिपेयर करके आना है कि भाई मुझे हार्श वेदर और हार्श सिचुएशन से भी तैयार लड़ना है, बिल्कुल तो मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल। क्योंकि तो बहुत यहाँ सारे आने लोग के चले बाद जा भी रहे हैं। लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि भाई इससे अच्छा इंडिया था, इससे अच्छा यूएस है, इससे अच्छा कोई और कंट्री है। तो वो तो आप कोई भी कंट्रीज में चले जाइए, प्रोस कॉन्स नहीं रहेंगे ही नहीं, आप हर जगह जैसे पे। मैंने आपको बताया कि आप नई कंट्री में जा रहे हो तो समझ लो अपने आप को नया बच्चा ही समझ लो। बिल्कुल। बहुत सारे मतलब आपको वो चीजें तो मिलने ही नहीं वाली जो आपने वहां पे छोड़ के आए हैं, ठीक है ना। तो इस बिल्कुल हिसाब से आपको तैयारी रखनी है, जो करना है वो। बिल्कुल। तो आगे हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट जो इंश्योरेंस रहता है, अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाता है तो कनाडा में जैसे कि 650 पर वीक मिलता है, जो आपकी पिछली सैलरी होती है उसके हिसाब से 55 या 65%। हाँ उतना मिलता है। और तो यूएसए में भी क्या सेम है? परिंग भाई या राहुल जी आप बता पाएंगे? यहाँ भी हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट सेम है, वो 65-75 मिलता है। ओके ओके उसके लिए गवर्नमेंट में फाइल भी करना पड़ता है और ओके, वो मिलता है। यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है। बिल्कुल। तो आगे अगर आगे बात ये का अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट यहाँ पर सिर्फ अगर आप परमानेंट रेसिडेंट हो और या सिटीजन हो तो ही मिलता है। अगर आप वीजा होल्डर हो, वर्क वीजा है, तो फिर आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके पास 2 वीक का टाइम होगा आपको नया जॉब ढूंढने में, जो आपको वीजा स्पॉन्सर कर सके। अगर वो आप नहीं ढूंढ पाए तो फिर आपको अपने कंट्री में वापस जाना होता है। ओ ओके ओके, क्योंकि हमारे यहाँ तो आई थिंक स्टूडेंट को भी ये मिलता है, राइट यस अनवर भाई? यस। हमारे यहाँ स्टूडेंट या वर्क वीजा वालों को भी ये मिलता है। और अगर हम आगे बात अब बढ़ाए तो रियल एस्टेट की बात करें तो जैसे ही लोगों के पास नौकरी आ जाती है तो पहला किसी का भी ड्रीम रहता है कि भाई उसका खुद का घर हो। तो मैंने यहाँ पर ऑनलाइन देखा है और बहुत सारे वीडियोस में भी देखा है कि जो कनाडा में बाइंग होम है वो यूएसए से काफी महंगा है। ये जो हम फिगर्स देख रहे हैं 550 यूएस डॉलर किसी हम एवरेज होम की बात करें तो। लेकिन अगर आप जैसे कि अनवर भाई रह रहे हैं टोरंटो में, तो वहां तो 1 मिलियन से नीचे बात करना ही पॉसिबल नहीं है। और अगर यूएसए में क्योंकि सेम अगर नायग्रा फॉल्स में आप देखें तो बॉर्डर के इस पार बहुत ही महंगे हैं कनाडा साइड, और उसके उस पार जब यूएसए में आप सेम घर सेम कंडीशन का देखेंगे तो आपको बहुत कम पैसों में मिल जाएगा। तो इसके बारे में आप बता पाएंगे अनूर भाई? आप सिटी एरिया में रहते हैं तो वहां पर रियल एस्टेट का क्या हाल है और क्यों ऐसा हाल है? क्योंकि सिंगापुर, चाइना, ईरान और ऐसे 2-3 कंट्रियां हैं जहां पे लोग पैदा होते तो समझते हैं कि हम यहाँ क्यों पैदा हो गए। तो जब उनको भागना होता है तो क्या करते हैं, सब कुछ बेच बाच के आते हैं यहाँ पे। हम्म। और बेच बाच के आते हैं यहाँ पे, ओपन पॉलिसी है। तो जिसे आज से 6 या 7 साल पहले मेरा एक दोस्त है मौलिक, जो रियल एस्टेट एजेंट है, तो ऐसे ही वो आया था घूमते घामते, मुझे बोला चल गाड़ी में बैठ जा, एक क्लाइंट को कुछ घर बताना है, कॉन्डोमिनियम बताना है। जिनको पता नहीं है कॉन्डोमिनियम, जैसे ये हाई राइज लग्जरी अपार्टमेंट्स होते हैं उनको कॉन्डोमिनियम बोला जाता है कनाडा में। हम्म। तो उसने वहां पे मुझे बताया, तो साथ में मैं गया था उसके साथ। तो एक बंदा हांगकांग से आया था 2 वीक के लिए। बिल्कुल। तो जो बायर था और सेलर था दोनों उसके साथ खड़े थे, मैं भी वहीं पे खड़ा था। तो सेलर ने बताया उसको कि भाई ये घर में, ये कॉन्डोमिनियम में 3 बेडरूम का कॉन्डोमिनियम $7.5 लाख में बेचना चाहता हूँ। तो आप के हिसाब से आपको इतना मॉर्गेज मिलेगा? तो उसने बोला मॉर्गेज मॉर्गेज नहीं चाहिए, मैं $8 लाख कैश दे देता हूँ तुमको अभी। ओह बिल्कुल। ऐसा 5-6 साल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सिनारियो है, और इसीलिए एक एक बंदे के पास जो पैसे वहां से लाया है, बड़े बड़े इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, जो वहां से आए हैं पैसे लेके, वो एक साथ में 10-10, 15-15 घर बाय करके बैठे हुए हैं। बराबर। बहुत और लोगों ने इसी हालत वजह से खराब फिर की है। मार्केट, मतलब मार्केट बहुत हो गया। जब एक बंदा 10 घर का मालिक हो तो जाहिर सी बात है बाकी के 9 लोग बिना घर के रह जाएंगे। बिल्कुल। अब सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, मार्केट बढ़ी जाएगा। हम्म। तो इस फुग्गे को बढ़ाने के लिए जो घर आज से 10-15 साल पहले 3.5, 4-4 लाख में मिलते थे, आज उसकी कीमत 1.3 मिलियन, मतलब 14 लाख, 13 लाख, 12 लाख रुपया हो गई है। और किसी भी रियल एस्टेट एजेंट को, जैसे टोरंटो के और जीटीए के अंदर, जीटीए बोला जाता है ग्रेटर टोरंटो एरिया, टोरंटो के बगल में जो ब्राम्पटन है, मिसिसागा है, उससे पूरा सब जुड़ गया है एक दूसरे के साथ, जिसे बोला जाता है जीटीए, ग्रेटर टोरंटो एरिया। पूरे जीटीए में सर्टिफाइड 90,000 रियल एस्टेट एजेंट है, 90,000। इन 90,000 एजेंट्स की आप किसी की भी प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टाग्राम प्रोफाइल, या उनको पर्सनली फोन करो, घर की आस्किंग प्राइस होंगी 1.4 मिलियन और वो बेचेंगे 1.6 मिलियन में।
बिल्कुल हमेशा हमेशा ओवर आस्किंग पे जाएगी, ज्यादा, क्योंकि लेने वाला वो बंदा है ना जिसको पड़ी ही नहीं है पैसे की। बिल्कुल। और ये चीज जो पॉलिटिशियंस वो ये भी बताते हैं कि कनाडा में लैंड भी ज्यादा है, लोग भी कम है, लैंड मतलब खाली पड़ी है, हाँ, तो भी यहाँ पर प्राइस ज्यादा है। जो क्यों? हाउसिंग कॉस्ट क्योंकि का आप डेवलपमेंट कॉस्ट है वो भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड बिल्डर्स ही वो जो बना रहे हैं कर। वो तो पूरे फैक्ट्री अलग है कि एक पूरी उनकी मोनोपोली है, मतलब पूरी सिस्टम चलती है उनकी। लेकिन बात यह है कि यहाँ से टोरंटो छोड़ के 200 किलोमीटर दूर बंजर जगह पे कौन रहने जाएगा? जब फिर घर वहां 2 लाख का क्यों ना मिल रहा हो, कौन रहने जाएगा मुझे बताएं। बिल्कुल तो यही चीज है, लोग मतलब ये सब चीजों की वजह से ही घरों के प्राइस इतने ज्यादा है यहाँ पे। लेकिन अब चूंकि लोगों की नौकरियां बहुत चली गई है, मार्केट मेल्टडाउन हो रहा है, तो लोग बोल रहे हैं कि घरों के प्राइस कैश क्रैश हो रहे हैं। चूंकि पिछले 6 महीनों में घरों के प्राइस अच्छे खासे क्रैश हुए हैं, क्योंकि बराबर, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोग घर बेच रहे हैं, धड़ल्ले से बेच रहे हैं। लेकिन बंदे लेने वाले अगले उसको ओवर प्राइस, आस्किंग प्राइस में ले रहे हैं। तो पता नहीं है बैलेंस कैसे होगा, आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल तो घर के प्राइस की नीचे आने से रही, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्राइस नीचे आए। और यूएस में क्या हाल है परिंग भाई और राहुल जी, आप बताइए। यूएस में हर स्टेट में अलग अलग है। जैसे आप अगर टेक्सास में घर लेने जाओगे तो बहुत ही सस्ते में घर मिलेगा, फ्लोरिडा में भी बहुत सस्ते में घर मिलेगा। लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया में जाते हो या फिर हमारे एरिया में वाशिंगटन डीसी मेट्रो एरिया में यहाँ पर घर लेते हो तो फिर काफी महंगा मिलेगा आपको घर। सेम सिचुएशन एज कनाडा की आप प्राइस बोलता है 1 मिलियन का और आपको 1.2 मिलियन में आपका आस्किंग प्राइस 1 मिलियन होगा और मिलेगा 1.2 मिलियन में। ऐसा यहाँ पर होता है, मगर कुछ स्टेट में आपको बहुत ही सस्ते घर मिलेंगे। और सामने अगर आप वहाँ पर कुछ एरिया में वहां का अगर सस्ते घर मिलते हैं तो वहां पर आपका वेजेस भी कम होता है। और बराबर, अगर आप कैलिफोर्निया में घर लेने जाओगे तो वहां पर वेजेस ज्यादा मिलते हैं आपको, मगर घर के प्राइस भी उसके सब कुछ वहां पर महंगा होगा। आप कुछ भी खरीदो वहां महंगा होगा, घर भी महंगा होगा। बिल्कुल। और राहुल जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, बाइंग होम? हाँ, तो अगर रेंटल अपार्टमेंट्स की भी बात करी जाए तो कनाडा में वो ज़्यादा महँगा रहता है। अगर आप जीटीए एरिया में, अगर वैंकूवर में रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा होता है। 2 ढाई हज़ार के आसपास आपको एक अपार्टमेंट पड़ता है, अगर 1 बीएचके या 1 बेडरूम अपार्टमेंट जिसे कहा जाए। तो यूएसए में उसका क्या हाल रहता है? कितना वो महँगा रहता है अगर एक 1 बीएचके अपार्टमेंट हम अगर कंसीडर करें तो? हालाँकि वो एरिया वाइज़ अलग होगा, लेकिन फिर भी अगर हम अंदाज़न बता पाए तो। यहाँ पर जैसे आपने बोला कि हर हर स्टेट में अलग अलग होता है, हर एरिया में अलग अलग होता है। हमारे एरिया में अगर 1 BHK अपार्टमेंट अगर लेना होता है तो फिर उसके लिए शायद $1,500 जितना रेंट अगर मिनिमम आपको भरना पड़ेगा। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क अगर वहां पर आप जाओगे तो फिर वहां पर उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो अब तो वो सब हर एरिया में अलग अलग स्टेट के होता है। वाइज़ कुछ एरिया अलग-अलग में रहता बहुत है। ही सस्ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट स्टेट वाइज यहाँ न्यू जर्सी में ज्यादा है, 2000 से भी ज्यादा होता है। और हमारे स्क्रैंटन में $700 में, सिटी में आप जाओगे सिटी में तो $700 में पूरा घर दे देंगे। बराबर, तो काफ़ी मतलब अफोर्डेबल है वो। हाँ, तो ये यहाँ हर स्टेट में कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग होता है। बिल्कुल, हम यहाँ स्क्रैंटन में रहते थे, हम जो 4-4.5 लाख में जो मकान लेते, वो मकान न्यू जर्सी में एडिसन में जाओगे तो 8 लाख डबल हो डबल हो जाएगा। जाएगा, ओके, बिल्कुल। और फ्लोरिडा में 2 लाख में मिल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, वो उससे भी आधा हो और जाएगा, हाँ, ज्यादा हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, 2 कम हो लाख में जाएगा। मिल जाएगा। फ्लोरिडा और में बहुत सस्ता न्यूयॉर्क में 1 मिलियन में एक स्टूडियो भी नहीं मिलेगा। है। बराबर, बराबर। तो मैनहट्टन बहुत ही महँगा है वहाँ पर, है ना? हाँ, तो न्यूयॉर्क महंगा है, न्यू जर्सी है, कनेक्टिकट महंगा है, कैलिफोर्निया महंगा है। और जो टेक्सास है वो टैक्स फ्री है, तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स नहीं होते, तो वो बहुत सस्ता है। बराबर, और यहाँ न्यू जर्सी के नीचे जो डेलावर है, डेलावर भी टैक्स फ्री है, तो वहाँ भी बहुत सस्ता है। बिल्कुल, बिल्कुल।
हम ऐसे ही मूव हो गए, न्यू जर्सी से हम पेंसिल्वेनिया आ गए तो बहुत कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो गया। वहाँ एक कार का इंश्योरेंस भरते थे, यहाँ वो 4 कार का भर सकते हैं हम। ओके, इतना डिफरेंस है। हाँ, बहुत डिफरेंस है। बराबर बराबर। कितना रेंट रहता में है भी कार इतना, इंश्योरेंस यहाँ पर? तभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये वहाँ जो एक कार का होता है, वहाँ यहाँ 4 कार में हो जाता है इतना। बराबर। सब पेंसिल्वेनिया में, स्क्रैंटन एरिया में सब सस्ता है, तो उससे पैसे बचते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। सैलरी इतनी तो कम होती नहीं सैलरी, बराबर। तो कुछ स्टेट में तो रहना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो जैसे कि हमने रेंटल अपार्टमेंट और रियल एस्टेट के बारे में बात किया, हम आगे बढ़ेंगे हेल्थ केयर के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे लोग ये कंपेयर करते हैं कि कनाडा में बेटर है, कई लोग ये कहते हैं कि यूएस में बेटर है, क्योंकि कनाडा में जो भी है वो गवर्नमेंट फंडेड है, लेकिन कनाडा में वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है, यहाँ पर प्राइवेटली आप कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि यूएस ऑन अदर साइड वहां पर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स रहते हैं, वहां पर आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आपके यहाँ हेल्थ केयर के क्या हालात है और कैसे रहता है, कैसे कार्यरत रहता है? वो तो जैसा आपने बताया उसमें सब में प्रोज एंड कॉन्स है। यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वहाँ पर एम्प्लॉयर को देना होता है, हर डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के हिसाब से कि अगर कुछ अच्छी कंपनी में जॉब करते हो तो वहां पर से आपको अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, और कुछ कंपनी में ज्यादा अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है। तो फिर यहाँ पर अगर आप किसी को हायर करते हो, अगर एम्प्लॉय को हायर करते हो तो फिर उसको हेल्थ इंश्योरेंस देना कंपलसरी है। तो उसको वो सब एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है कि कैसा हेल्थ इंश्योरेंस वो देना चाहेगा। और वो हेल्थ इंश्योरेंस की सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर वैसे हाई डिडक्टिबल प्लान होता है, कुछ लो डिडक्टिबल प्लान होता है। तो डिडक्टिबल में क्या होता है कि जैसे कि अगर मुझे कुछ बीमारी हुई, तो जैसे कि मेरा डिडक्टिबल है $1,500, तो जब तक $1,500 नहीं होता है तब तक मैं पे करूंगा, उसके बाद वो इंश्योरेंस पे करेगी। मगर उसमें भी फिर कॉम्प्लिकेटेड ऐसा होता है कि इवन फ्रॉम द डिडक्टिबल कुछ पोर्शन इंश्योरेंस पे करता है, कुछ नहीं करता है। इसमें फिर को इंश्योरेंस होता है, फिर हर डॉक्टर के स्पेशलिटी के हिसाब से अलग अलग चार्जेस होता है। तो वो समझना मेरे लिए भी आप 10 साल के बाद भी काफी मुश्किल होता है मुझे समझना। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। मगर जैसे आपने बोला कि यहाँ पर वेट टाइम का बहुत ही कम रहता है, और वो भी डिपेंड करता है। कुछ स्टेट में स्पेशलिस्ट के लिए आपको 2 महीने के लिए भी वेट करना पड़ता है, लेकिन आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल ही जाएगी, वो गारंटी है। यहाँ पर कुछ भी होगा, अगर आप हॉस्पिटल में कुछ अगर इमरजेंसी होगी, अगर इमरजेंसी में जाओगे तो आपको ट्रीटमेंट तो दे ही देंगे वो। तब वो लोग अगर आपके पास अगर इंश्योरेंस नहीं भी होगा, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो दे ही देते हैं। मगर अगर उसके कोई बाद खर्चा आपको हुआ, जैसे कि उस कोई ऑपरेशन करना हुआ या तो कोई बड़ा खर्चा हो गया, जैसे कि हार्ट अटैक में कई बार स्टेंट डालना पड़ता है, तो उसका जो खर्चा है वो कौन फिर पे करता है? तो अगर आपके पास इमरजेंसी है तो फिर जैसे अगर मेरे पास इंश्योरेंस है तो फिर वो लोग पूरा का पूरा बिल वो इंश्योरेंस को भेजेंगे। और इंश्योरेंस में डिपेंड करता है, कुछ इंश्योरेंस वो बहुत कुछ कवर करता है, कुछ इंश्योरेंस कवर नहीं करता है। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो फिर वो लोग बिल सीधा इंश्योरेंस को भेजेंगे, और इंश्योरेंस में से कुछ पोर्शन कवर करेगा, बाकी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो उसके लिए वो आपको बिल भेजेंगे। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो यहाँ पर हॉस्पिटल में आपकी एटलीस्ट आपको स्टेबल कर देंगे, आपकी जान बचा लेंगे कुछ भी करके। अगर वो लोग मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि आपकी जान बच जाए। उसके बाद अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो फिर वो आपको बिल भेजेंगे, और वो आपके डेप्ट में जाएगा। तो फिर आपको वो आप रिस्पॉन्सिबल है वो बिल पे करने के लिए। लिए ओके। राहुल जी, आप कुछ बता पाएंगे? इंश्योरेंस में क्या है कि तुम्हारे पास इंश्योरेंस नहीं है तो भी ये लोग
तुम्हारे सारवार तो करेंगे, फिर जो बिल होगा वो तुमको भेजेंगे, उसमें भी इंस्टॉलमेंट होते हैं, तो तुम भर सकते हो $50 $100 हर महीने, ऐसा करके तुम पे कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास वो भी नहीं है तो तुम्हारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि तुम्हारे पास कोई इनकम नहीं है। इनकम नहीं है ऐसा डॉक्यूमेंट्स आप उसको देंगे, सबमिट करोगे तो वो चैरिटी में चला जाएगा। कि सब हॉस्पिटल में ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो चैरिटी देते हैं, तो उसमें बिल पे हो जाएगा। लेकिन तुमको मरने नहीं देंगे, वो करेंगे। और पर्यांक भाई ने बताया उसी तरह जैसे इंश्योरेंस में अलग अलग होता है, तुम्हारा इंश्योरेंस किस तरह का है, डिडक्टिबल कैसा है, थोड़ा तुमको पे करना पड़ेगा। कोपे में ऐसा, ड्रग में भी, दवाइयां में भी ऐसा होता है कि भाई $10 कोपे तो भरना ही पड़ता है हर बार, ऐसा भी होता है। एम्प्लॉय का तो मैं समझ गया, जैसे कि पर्यांक भाई जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप खुद बिजनेसमैन हैं या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाँ, तो वो खुद ले लेते हैं ना, खुद लेना है आपको। बिजनेसमैन है, मेरे लड़के सब बिजनेसमैन है, तो वो प्राइवेट इंश्योरेंस खुद ले लेते हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों से इंश्योरेंस ले लेते हैं और वो प्लान के मुताबिक चलता है, तो कुछ बिल पे करना पड़ता है। यहाँ फायदा किसको है कि जिसके इनकम बिल्कुल लो है, इनकम लो है उसको मजा है, उसको सब फ्री मिलेगा। वो गवर्नमेंट से मेडिकेड मिलता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का मेडिकेड होता है, न्यू जर्सी का होता है, पेंसिल्वेनिया का होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट में से वो तुम्हारा लो इनकम का वो बताना पड़ता है, तुम्हारा पे स्टब बताओ तुम, तुम्हारे जो हर महीने पे स्टब आते हैं कंपनी में से, तो वो बताओ, वो लो इनकम है तो वो सब फ्री मिलेगा, उसमें कोई पैसा नहीं होगा, वो को पे भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। बड़ा से बड़ा ऑपरेशन होगा, $1 लेंगे, $2 लेंगे लेकिन फ्री में हो जाएगा। ड्रग, वो दवाइयाँ सब फ्री में मिलता है। और फिर सीनियर सिटीजन होते 65 इयर्स होते हैं तो तुमको कंपलसरी मेडिकेयर ले लेना पड़ता है। तो मेडिकेयर सेंट्रल गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से मेडिकेयर मिलता है। तो मेडिकेयर में भी थोड़ा बहुत प्रीमियम भरना पड़ता है, ज्यादा नहीं होता है। और उसमें भी तुम्हारा लो इनकम है तो स्टेट गवर्नमेंट का मेडिकेयर और मेडिकेयर वो सब मिला के मिलता है, उसमें कोई प्रीमियम भरना नहीं पड़ता है। तो लो इनकम है तो पूरा फायदा है, तो उसका कोई खर्चा नहीं होता है। बराबर। और अगर वो जल्दी वो तो अपॉइंटमेंट में थोड़ा देर लगता है, लेकिन वो प्राइमरी जो केयर होता है उसका अपॉइंटमेंट तो मिल जाता है, उसमें तो कोई देर नहीं होती है। फिर भी अगर तुमको कुछ हुआ है तो इमरजेंसी में चले जाओ। बराबर। हर हॉस्पिटल में इमरजेंसी विभाग होता है, उसमें चले जाओ, तुम्हारा पूरा सारवार हो जाएगा। वो तुम्हारे डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लेंगे, तुमको बताना है कि भाई मेरा ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर से बात भी कर लेंगे और तुम्हारी पूरी सारवार हो जाएगी, उसमें कोई देरी नहीं होती है। तो जो कनाडा है वो बीच में आया था वो इंडिया के न्यूज़पेपर में कि तो बहुत देर लगती है, 2-2 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ तुम इमरजेंसी में चले जाओ तो पूरा सारवार हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर स्क्रीन पर देखें तो ऑर्थो में हमारे यहाँ 119 दिन का वेटिंग टाइम है, जबकि ये सेम वो यूएस में काफी कम है, 16 दिनों का ही है। कार्डियो में भी हमारे यहाँ काफी वेटिंग टाइम है और गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में भी काफी वेटिंग टाइम है। तो यहाँ पर हेल्थ केयर की सिस्टम फ्री है कनाडा में, जैसे कि गवर्नमेंट फंडेड है, सब कुछ फ्री है। जो भी आपको सर्जरी करवानी है वो सब अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है किसी को भी। लेकिन वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है, जैसे कि आपके अगर कोई भी ऑपरेशन करवाना है या तो न्यू ट्रांसप्लांट करवाना है या ऐसे कोई बड़े ऑपरेशन करवाने, तो उसमें बहुत वेटिंग टाइम रहता है। तो वो एक दिक्कत है। और यहाँ पर प्राइवेट ऐसा हॉस्पिटल है नहीं कि वहां पर आप जाकर वो कुछ करवा पाए, वो गवर्नमेंट की वेटिंग में ही आपको करवाना पड़ेगा। वो एक डिसएडवांटेज है यहाँ का। तो
हेल्थ केयर में और एक बात ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर आपको किसी भी बिल्डर को अगर कम्युनिटी बनानी है, रेसिडेंटल एरिया बनाना है, तो कुछ बातें कंपलसरी है यहाँ पर कोड में कि एक उसके 5 माइल्स के रेडियस के अंदर एक हॉस्पिटल होना चाहिए, और उसके अंदर और उस 5 माइल्स के रेडियस के अंदर स्कूल्स होनी चाहिए, एलिमेंट्री, मिडिल और हाई स्कूल। तो इतना यहाँ पर कंपलसरी है। कनाडा का मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना कंपलसरी है। तो अगर कभी भी इमरजेंसी होती है तो 5 माइल के रेडियस के अंदर हमको हॉस्पिटल मिल ही जाता है। बराबर, हाँ, वो अच्छा है। नहीं, कनाडा में ये लैंड वाइज बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, उसकी वजह से कुछ ही सिटीज में आपको अच्छे बड़े हॉस्पिटल मिलेंगे, लेकिन अगर आप रूरल एरिया में चले जाए, जैसे कि नॉर्थन साइड या तो मैनिटोबा और सस्केचुआन में बहुत ही ऐसी जगह है, अर्बन रूरल जगह, जहां पर आपको हॉस्पिटल शायद ना मिले, तो वहां से फिर आपको बड़े सिटी में आना पड़ता है बड़े हॉस्पिटल्स के लिए, वहां पर इतनी फैसिलिटीज नहीं होती। तो ये एक डिसएडवांटेज है यहाँ पर। तो अगर आप हम आगे बात करेंगे, तो सेफ्टी वाइज अगर हम देखें तो कनाडा और यूएसए में ये काफी डिबेट चलती रहती है कि यूएसए में गन लॉज है वो काफी फ्रीली अवेलेबल है, गन कोई भी ले सकता है अगर वो अडल्ट है 18 ईयर्स का। और उसकी वजह से हम देखें तो आए दिन हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे गन वायलेंस होते हैं, इवन स्कूल में बच्चों को भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि ये गन की वजह से लोग मर जाते हैं। और जो होमिसाइड रेट्स है यहाँ पर, मर्डर के रेट्स है, वो यूएस में काफी ज्यादा है, जो आप ब्लैक लाइन्स देख रहे हैं, और कंपेयर टू कनाडा। तो उसके बारे में अगर आप बताएं तो आपको एज अ सेफ्टी वाइज कैसा लगता है यूएसए में इतने साल रहने के बाद? क्या आपको ऐसे कोई इंसिडेंट हुए गन लॉस, या आपको क्या लगता है इसके बारे में? वैसे वो भी एरिया के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ जैसे कि हमारे यहाँ पर एरिया में वहाँ पर क्राइम रेट बहुत ही कम है, मगर कुछ एरिया में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर क्राइम रेट्स कुछ ज्यादा होते हैं। तो गन वायलेंस का प्रॉब्लम तो है ही पूरे यूएस में कि यहाँ पर गन बहुत ही कंपैरेटिवली बहुत ही इजीली मिलता है। और अगर आप कंपेयर करें कि किसी भी डेवलप्ड कंट्री, तो एक अमेरिका ही, यूएस ही ऐसा कंट्री है जहां पर ऐसे गन इतनी आसानी से मिलती है, और कोई भी कंट्री में गन इतनी आसानी से नहीं मिलती है। और सबसे ज्यादा गन वायलेंस यूएस में ही है। तो ये आप सीधा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से गन मिलती है, इसीलिए ये यहाँ पर गन वायलेंस का प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसे कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर वैसे आए दिन कोई गन लेके शूट कर देता है। ऐसा ऐसा नहीं होता है। कुछ एरिया में ऐसा होता है कि वैसे जहाँ पर जाने में कुछ मतलब सेफ्टी फील नहीं होती है। लेकिन काफी सारे एरिया ऐसा है यहाँ पर, जैसे भी हम यहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर कभी भी रात को, आधी रात को भी वैसे अगर आप निकलोगे बाहर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी कभी रेयर केसेस में कभी होता भी है। फिर भी यहाँ पर मतलब पुलिस और वो सब बहुत ही एक्टिव होती है यहाँ पर। तो जैसे लास्ट ईयर यहाँ पर एक मॉल में फायरिंग हुआ था। उसमें रीजन ऐसा ही था कि एक लड़का वो जैसे यूट्यूब पे वो प्रैंक वीडियो बनाता है, तो वो मॉल में जाके वहां पर प्रैंक बना रहा है, तो एक आदमी को गुस्सा आ गया तो उसने शूट कर दिया। तो ऐसा होता है कभी, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब आप पूरा सेफ्टी फील ही ना करो, ऐसे आप बाहर निकलने में आप अनसेफ फील करो, ऐसा 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 नहीं होता है। कुछ एरिया में ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर काफी सेफ फील होता है। मतलब लोग गन वहां पर ज्यादा रखते हैं, पजेस ज्यादा करते हैं कि एक दूसरे की सेफ्टी के लिए। तो ऐसा आपने भी कभी सोचा होगा कि मैं भी अपने पास गन रखूं, क्योंकि सामने वाले के पास भी अगर गन है तो कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो इन दैट केस? काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि गन रखे, मगर मैं जरूरी नहीं मानता, क्योंकि मुझे अब कभी ऐसा आज तक ऐसा कुछ अभी फील नहीं हुआ कि मुझे मेरी सेफ्टी के लिए मुझे गन चाहिए। और इट्स लाइक वो
वो डायलॉग है ना, जैसे मोर पावर कम्स विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल तो बिल्कुल, अगर मेरे पास गन है तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। ज्यादा हो मुझे जाएगी। ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं गन को सेफ रखूं, बिल्कुल, किसी बच्चे के हाथ में ना आ जाए। आ जाए। तो ये सब भी होता है। और ज्यादातर मेरे एरिया में यहाँ पर मुझे ऐसा अनसेफ फील नहीं होता कि मेरा कभी कभी मेरा मेन डोर भी खुला रह जाता है, कभी कभी मेरा गैराज डोर खुला रह जाता है। तो कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई कोई मेरे घर में चोरी की कभी घटना हो चोरी गई। हुई हो। हम्म, तो डिपेंड करता है, कुछ एरिया में ऐसे ज्यादा। क्राइम रेट ज्यादा होता है तो लोग फिर वहां पर गन भी रखते हैं। लेकिन अ, अ, काफी एरिया ऐसा ऐसा होता है बहुत ही सेफ रहता है। होते हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग गन सिर्फ मतलब शौक के हिसाब से रखते हैं, क्योंकि काफी लोग होते हैं वो गन एंथुजियास्ट होते हैं। उनको हम्म, अलग अलग गन कलेक्ट करने कलेक्ट में करना। उसका, हाँ, उनका उनका हॉबी होता है। हम्म। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आपको आपके पास हॉबी है तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए। ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के पास सिर्फ हॉबी के लिए गन रखी होती है, मगर उसका 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, उसको उसको पता है कि इस ड्रॉवर में गन पड़ी है, और वो कभी कभी खेलने के लिए ले जाता है और फिर शूट कर देता है। ऐसा बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता है। तो हम्म, फिर ये प्रॉब्लम है। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि कुछ कंट्रोल होना चाहिए गन के लिए, कि हम्म, जितनी आसानी से गन मिलती है सबको, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और राहुल जी, गन आप का बता पाएंगे? ऐसा हम्म, गन का ऐसा है कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें हक मिला हुआ है गन रखने का। बिल्कुल। जो हम बंधारण में बोलते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है, वैसे गन रखने का कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है। तो वो जल्दी निकलता नहीं है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते ये लोग। और और स्टेट ये भी है कि वहाँ की जो गन लॉबीज है, वो शायद जो पॉलिटिशियंस है उनको फंड करती है, उसकी वजह से जो हाँ, बिल्कुल। पॉलिटिशियंस है तो वो इतना तो गन कंट्रोल चाहते एक्ट नहीं है। आता नहीं है। वो गन लॉबी पावरफुल गन लॉबी है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में हक मिला है तो हम्म, उसकी वजह से आता नहीं है। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स होते हैं। हमारे यहाँ स्क्रैंटन एरिया में और स्टेट वाइज होता है। अगर तुम्हारे पेंसिल्वेनिया में गन लाइसेंस है तो तुम न्यू जर्सी में नहीं ले जा सकते गन। बिल्कुल। ओके। और पूरे अमेरिका में गन रख सकते हो, ऐसे लाइसेंस जल्दी मिलते नहीं है। तो तुम्हारे बराबर। स्टेट में ही तुम रख सकते हो। और हमारे यहाँ स्क्रैंटन में तो, दूसरे स्टेट में क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ तुमको गन कंसील्ड रखना है, छुपा के अंदर रखना है ओके। तो लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर तुमको बाहर, जो हमारे इंडिया में जो पीएसआई लोग बाहर लटका के लटका रखते हैं। के, हाँ, रखते नहीं, ऐसा रखना है तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ, तो हम वॉलमार्ट में से भी ले जाके ले सकते हैं गन तो तुम्हारा लाइसेंस दिखाओ, तो वो उसमें चेक कर लेगा कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तुमको गन दे देगा, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको छुपा के नहीं रख से, बाहर रख, लोग देख सके ऐसे रखते हैं। अगर तुमको कंसील रखना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो भी लाइसेंस तो मिल जाता है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और वो तुमको बुलाते हैं, थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं और तुम्हारा रिकॉर्ड देखते हैं, लाइसेंस दे देते हैं। और आपके स्टोर्स भी बहुत सारे हैं, तो आपको भी कभी जरूरत पड़ी होगी, या ना, फिर आप हम ये? कभी स्टोर में तो कभी नहीं रखते, कुछ नहीं रखते। ओके। हाँ, कभी हो चोरी वोरी होता है, कभी वो रात में लोग डोर तोड़ के कुछ लेके भाग जाते हैं, ऐसा। लेकिन ऐसा गन रखने जैसा कोई ऐसा आया नहीं है, अभी जरूरत नहीं पड़ी है बिल्कुल बिल्कुल। और रात में वो ये पुलिस 3-4 मिनट में पुलिस आ जाती है, क्योंकि हर स्टोर में अलार्म होते हैं। बराबर बराबर। हर स्टोर में अलार्म होते हैं, तो वो 60 सेकंड में अलार्म बजने लगेगा। तो वो कोई हम्म। तोड़ेगा, अंदर जाएगा, कुछ खोलेगा, 60 सेकंड तो हो जाएंगे। हो जाएंगे, हाँ। तो और फिर अलार्म पुलिस आ बजेगा जाएगी। तो वो उसको भागना पड़ेगा, या पुलिस 3-4 मिनट में पुलिस आ जाती है। हमारे एक स्टोर में ऐसा हुआ था, पोकोनो में जो हमारा स्टोर है ना, उसमें ऐसा हुआ था। पीछे का दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया, और वो कुछ पैसे वैसे ढूंढ रहा था, इतने में अलार्म बज गया, और
उसको ऐसा नहीं कि अलार्म बज गया पुलिस आ जाएगी, ऐसा भी पता नहीं चला, कुछ नहीं, पुलिस आ गई और उसको लेके चली गई। बराबर तो बराबर 3-4 मिनट में पुलिस आ जाती है। बराबर बराबर। तो अगर हम कनाडा में देखें तो यहाँ पर 1935 से ही वो गन्स के लॉ जो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए थे, तो जो ऑटोमेटिक राइफल है वो तो अलाउड ही नहीं है, प्रोहिबिटेड है पूरे कनाडा में। और जो राइफल्स और शॉर्ट गन्स है जो हंटिंग के लिए ज्यादा यूज होती है वो आप ले सकते हो, नॉन रिस्ट्रिक्टेड है। और जो हैंड गन्स वगैरह है वो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, और उसको एक आपको कबर्ड जो लॉक वाला होता है वहां पर ही रखनी पड़ती है कंसील करके। तो ये सारे लॉज है यहाँ पर, इसकी वजह से शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर कम है गन वायलेंस। और यूएस में भी हम चाहेंगे कि ये स्ट्रिक्ट हो ताकि जो इंसिडेंट होते हैं वो कम हो आगे जाके। और फिर अगर हम बात करें तो बिजनेस की, तो एज कम्पेयर टू कनाडा यूएस में पर जीडीपी के हिसाब से अगर हम देखें तो यूएस में बिजनेस में काफी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। उसकी वजह से वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज और जो नए स्टार्टअप है वो ज्यादा बनते हैं। तो राहुल जी, आप बता पाएंगे कि बिजनेस वाइज आपको कैसा लगता है यूएस में बिजनेस का ग्रोथ कितना फास्ट होता है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है? बिजनेस में भी स्टेट वाइज होता है। ओके लाइक न्यू जर्सी में बिजनेस मिलना मुश्किल हो गया था, छोटा स्टेट है, तो बिजनेस नए मिलने मुश्किल हो गए थे, तो हम पेंसिल्वेनिया मूव हो गए, तो यहाँ बिजनेस का अपॉर्चुनिटी ज्यादा है बराबर। और मिल भी जाते हैं। तो बिजनेस का अपॉर्चुनिटी अमेरिका में अच्छा है, पर तुम्हारा खुद का ये होना चाहिए कि बिजनेस करना ही है, मेहनत करना है तो फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर अगर आप बिजनेस करते हो और जैसे कि वो एक इमिग्रेशन में भी एक कैटेगरी है, अगर आप बिजनेस करते हो यहाँ पर, बिजनेस शुरू करते हो, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो यहाँ पर बिजनेस में, और अगर 10 यूएस सिटीजन को आप जॉब पर रखते हो तो आपको इमीडिएटली आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है यहाँ पर। वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। मतलब अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको ग्रीन कार्ड भी जल्दी मिलेगा। और वो इन्वेस्टर वीजा बोलते हैं। तो तुम यहाँ कुछ स्टेट में 10 लाख $1 मिलियन और कुछ में $500,000 इतना तुमको इन्वेस्ट करना होता है, और वो कोई सिटीजन होता है उसके साथ पार्टनरशिप में करना होता है। और 2 या 3 या 4 सिटीजन जो ग्रीन कार्ड वाले कुछ भी कोई भी हो, उनको तुमको जॉब पे रखना होता है, तो तुम ग्रीन कार्ड मिल जाता है। बिल्कुल। और अगर हम आगे बात करें कि भाई वेदर वाइज कैसी कंडीशन रहती है, तो वो तो है ही कि कनाडा ऑलवेज अ फ्रोजन कंट्री, यहाँ पर 6 महीने बर्फ रहती है जमा। बट यूएस में बहुत ही डाइवर्स डेमोग्राफिक है वहां पर, तो कई जगह ठंड भी रहती है, और कहीं अगर हम साउथ में चले जाए टेक्सास फ्लोरिडा तो वहां पर गर्मी ज्यादा रहती है, एरिजोना वगैरह में। तो वहां पर टेम्परेचर और वेदर के क्या हालात है, क्या नेचुरल कैलामिटीज आती है जैसे टोर्नेडो वगैरह हो गए, साइक्लोन हो गए, तो उसके बारे में बता पाएंगे आप? वो साइक्लोन और वगैरह वो कोस्टल एरियाज में ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, ज्यादातर फ्लोरिडा में। लेकिन वहां पर सेफ्टी भी इतनी ज्यादा होती है, वहां पर पहले से वो अलर्ट और वो सब बहुत ही एक्यूरेट होता है, तो ज्यादा नुकसान वहां पर होता नहीं है। लेकिन वेदर के हिसाब से देखें तो फिर अगर आप शिकागो में जाओगे, अगर वायोमिंग ऐसे कोई स्टेट में जाओगे तो वहां पर बहुत ही ठंड मिलेगी, और टेक्सास फ्लोरिडा वहां पर आपको गर्मी भी मिलेगी। न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, हमारे वर्जीनिया में यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी, यहाँ पर ज्यादा ठंड भी मिलेगी, यहाँ पर स्नो भी देखने को मिलेगा, और गर्मी भी इतनी होगी। और हमारे वॉशिंगटन डीसी एरिया में यहाँ पर स्प्रिंग में बहुत ही अच्छे पिंक फ्लावर्स के, वो चेरी ब्लॉसम जिसे कहते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और फॉल सीजन जो होता है, जो समर के बाद, जहाँ पर सितंबर, अक्टूबर और
नवंबर तक जो चलता है वो सीजन में। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे वो फॉल कलर्स देखने को मिलेंगे। तो वेदर के हिसाब से यहाँ पर बहुत ही आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। और अगर हम बात करें कि इंडियन कम्युनिटीज की, क्योंकि हम ज्यादातर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, तो यूएस में तो जैसे ही पता ही है कि बहुत सारे इंडियन ऑलरेडी मूव हो चुके हैं। तो वहां पर इंडियन कम्युनिटीज का क्या हाल रहता है, क्या फेस्टिवल्स वगैरह, सेलिब्रेशंस वगैरह क्या रहते हैं, और वो सब कैसे हालात रहते हैं? कल्चर के हिसाब से यहाँ पर यूएस में लोग काफी बहुत लाइक वो एक्सेप्ट करते हैं सब सारे कल्चर्स को, क्योंकि यूएस को ऐसा बोलते हैं कि ये पूरा कंट्री इमिग्रेंट से बना हुआ है। इमिग्रेंट से बना है, बिल्कुल। राइट। सो यहाँ पर जैसे कि हमारी कम्युनिटी में जो हमारा यहाँ पर HOA होता है, होम ओनर्स एसोसिएशन, जो यहाँ पर इलेक्ट होते हैं मेंबर्स। तो ज्यादातर वहाँ पर हमारे जो HOA मेंबर्स है वो यहाँ के अमेरिकन है, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर से यहाँ पर दिवाली का पूरा यहाँ पर सेलिब्रेशन शुरू किया है। पूरी एक दिवाली की इवेंट यहाँ पर होती है, बहुत बड़ी इवेंट होती है, और काफी लोग यहाँ वो पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर कल्चरल इवेंट भी होती है। स्कूल में भी यहाँ पर वो हर जगह पे अलग अलग काउंटी के हिसाब से अलग अलग रूल्स होते हैं, हर काउंटी के अलग रूल होते हैं, मगर हमारे यहाँ पर दिवाली की छुट्टी भी मिलती है यहाँ पर। और स्कूल में सारे फेस्टिवल्स, नॉट ओनली दिवाली बट ईद हो, यौम किपर हो, सारे चाइनीज न्यू ईयर, सभी यहाँ पर डिवर्सिटी को बहुत ही हमारे यहाँ पर जो मेरी डॉटर की जो स्कूल है वहां पर डिवर्सिटी को बहुत ही वो एनकरेज करते हैं। और सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, वर्ल्ड फेस्टिवल को, उनको वहां पर उसके बारे में वहां पर सिखाते हैं। उनके जो म्यूजिक टीचर है वो भी अमेरिकन है, लेकिन वो सभी फेस्टिवल के लिए वो उनको सॉन्ग्स वगैरह सब कुछ सिखाते हैं। वहां पर दिवाली के सॉन्ग वो सिखाते हैं। और सो यहाँ पर वो कल्चरल के हिसाब से काफी एक्सेप्टेंस काफी ज्यादा है। और इंडियन की बात करें तो कुछ एरिया में आपको इंडियंस बहुत ही ज्यादा मिलेंगे। न्यू जर्सी में ज्यादातर, आप अगर जर्सी सिटी में जाओगे तो वहां पर आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप अहमदाबाद में घूम रहे हो। बिल्कुल। और हमारे यहाँ पर जो मैं जो यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पर ज्यादातर तमिलनाडु और साउथ इंडिया से वो लोग ज्यादातर यहाँ पर रहते हैं। वहाँ कैलिफोर्निया में अगर आप जाओगे तो ज्यादातर वहां पर काफी इंडियंस आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कहीं बाहर की कंट्री से आया हूँ और लोग मुझे कुछ अलग नजरिए से देखते हैं। फर्स्ट टाइम मैं जब यहाँ पर आया और मैं ऑफिस में गया तो काफी लोग को मैंने मतलब सभी लोगों को मैं पहली बार देख रहा था, और पूरे स्ट्रेंजर्स लोग होते हैं, फिर भी वो आपको हंस के आपको हाय बोलते हैं। और जैसे मैं पहली बार तो मुझे शॉक लगा कि ये आदमी मुझे जानता कैसे है। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर ऐसा मतलब सिस्टम है यहाँ पर कि आप अगर किसी को जानते हो या नहीं जानते हो, अगर आपको सामने मिलता है तो फिर आप हाय हेलो करते हैं उनको। बिल्कुल। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत अच्छा है कि लोग काफी मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। राहुल जी, आप बता रहे हैं। यहाँ सब कल्चर का स्वागत है और रिस्पेक्ट करते हैं लोग। न्यूयॉर्क में 15 अगस्त की परेड भी होती है। ऐसी परेड न्यू जर्सी में ऑक्ट्री रोड पर भी होती है। वो दशहरा भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, सब मनाते हैं। और हमारे स्क्रैंटन में इंडो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ स्क्रैंटन है, तो वहाँ सब इंडियन लोग इकट्ठा होते हैं, होली मनाते हैं। तो होली प्रगटाते भी है, परमिशन भी मिलता है। बराबर। और 15 अगस्त को परेड भी निकलेगी।
तो सब कल्चर का यहाँ स्वागत है, कोई कल्चरल डिस्प्यूट नहीं होता है कि नहीं ये तुम नहीं मना सकते, ऐसा नहीं होता है। परेड भी तुम 15वीं अगस्त जो होता है हमारा स्वतंत्र दिन, तो उसका परेड भी हम निकाल सकते हैं। और बराबर हमारा फ्लैग भी तुम लगा सकते हो। हाँ फ्लैग भी ये कर सकते हो। अम, शर्त वो है कि अमेरिका का फ्लैग साथ में होना चाहिए बस। बराबर बराबर, बिल्कुल। वो तुम्हारा फ्लैग को भी वो तुम भरा सकते हो, लेकिन साथ में अमेरिका का फ्लैग होना चाहिए। तो ऐसा जो हमारे वहाँ जो डिस्प्यूट चलते हैं, ऐसा यहाँ नहीं है। बराबर बराबर, सब कल्चर का स्वागत है, तुम्हारी लैंग्वेज का भी वो स्वागत करते स्वागत है। हैं। हमारे यहाँ न्यू जर्सी में और यहाँ जो ज्यादातर गुजराती लोग ज्यादा है, तो यहाँ कुछ गवर्नमेंट के इंश्योरेंस के, मेडिकल इंश्योरेंस के कुछ भी जो पेपर्स आते हैं, तो उसमें अगर तुमको गुजराती लैंग्वेज चाहिए तो गुजराती लैंग्वेज में भी मिलेगा, बराबर बराबर, और बिल्कुल। तुम्हें ट्रांसलेटर भी मिलेगा। अगर तुम बोलोगे कि भाई मुझे ट्रांसलेटर चाहिए गुजराती, तो गुजराती ट्रांसलेटर भी मिलेगा। हमारे दो तीन फ्रेंड ऐसे जॉब भी करते हैं पार्ट टाइम, जैसे कि ट्रांसलेटर का काम भी करते हैं। बराबर बराबर। तो अब हमारा ये जो पूरा डिबेट है उसको यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, कंक्लूड करेंगे। और एक लास्ट आप दोनों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अगर आप यूएसए में मूव नहीं होते तो कौन सी कंट्री में मूव होते, या तो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन कंट्री कौन कौन सा होता और क्यों होता? तो परेंग भाई आपसे पहले स्टार्ट करेंगे। अगर आप यूएसए से अगर कहीं मूव होना चाहे, यूएसए से भी बढ़िया बेहतर हो ऐसी कोई जगह, तो वो कौन सी और क्यों वहां पर आप मूव करना चाहेंगे? अगर यूएस में नहीं होता तो मैं शायद न्यूजीलैंड में होता, ओके। क्योंकि वहाँ का मतलब मैं कभी गया नहीं हूँ न्यूजीलैंड, मगर मैंने न्यूजीलैंड के लोगों से के साथ काम किया है। तो और वहाँ का मतलब इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू यूएसए, मगर वहाँ पर बहुत ही मतलब लाइफस्टाइल बहुत ही बढ़िया है वहाँ पर। और वहाँ पर करप्शन बहुत ही कम है, और वहाँ पर भी वो मतलब नेचुरल जो आपको व्यूज और वो सब है वहाँ पर। तो शायद मैं अगर यूएस में नहीं आता तो शायद न्यूजीलैंड होता। और राहुल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो ये अच्छा लगता है, पेंसिल्वेनिया बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर यूएस में नहीं आता तो शायद कोई स्कैंडिनेवियन देश में हो, अच्छा लगता मुझे। नॉर्वे या आइसलैंड या स्विट्जरलैंड के, ऐसा कोई देश यूरोप का कोई। क्यों वो स्कैंडिनेवियन देश आप पसंद करते हैं ज्यादा? एक तो वहाँ ठंडी अच्छी होती है, मुझे ठंडी अच्छी लगती है। ओके। तो वहाँ ठंडी अच्छी है, और यूरोप के वो देश बहुत एडवांस है, और वो रिलीजियस ज्यादा नहीं है, तो वो अच्छा है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे चैनल पर आए और आपने इतना टाइम बिजी शेड्यूल से निकाल कर हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए, तो थैंक यू सो मच। तो इसी वीडियो को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे आज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलो मिलते हैं, बाय बाय। ओके, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू।